औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जनाब अली जहाँ भी कहीं होंगे अपनों के साथ। हमारा ये प्रोग्राम सिटी एट 10 आपका मेज़बान अजहर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। जनाब अली उम्मीद पे दुनिया कायम है और हर इंसान किसी न किसी से उम्मीद बांधे बैठा हुआ है। दुनियावी एतबार से तो बांध लीजिए, लेकिन असल उम्मीद तो बांधनी ऊपर ज़ात ने जिसने कुल कायनात को तख्लीक किया है। तो जनाब मामला ज़िंदगी सारे बेहतरीन अंदाज में निकलते जाएंगे, जो आपकी सोच भी नहीं वो आप तक पहुंच जाएगी। अगर आप चाहते हैं कुछ किसी के लिए अच्छा करना, किसी के लिए चाहते हैं बेहतर बनाना उसके लिए, तो आप कुछ कीजिए उसके लिए, ना सिर्फ अपना, तो आपका ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा हो सकता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, ना सिर्फ बल्कि हमें औरों की उम्मीदें पे यानी कि काम करना चाहिए। वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी किसी सोच पर ही अगर आप उनकी खिदमत कर दीजिए तो यकीन जानिए ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है किसी के लिए आपकी खिदमत के ज़रिए, और सारे मामला भी बन जाते हैं ऊपर वाले के ज़रिए आपके। और हम सोचते रह जाते हैं ये सारे मामला जो हैं ये किस तरीके से हमारे जो हैं वो तय पा गए हैं। आखिर मैंने किसी के लिए तो अच्छा किया होगा यकीनन, ये वल्लाह आलम ये मैंने कहीं कुछ किया हो तो शायद। अब ये बात है जानने की कि आप कितना इस बात को गहरे अंदाज में सोचते हैं, समझते हैं चीज़ों को और दुनिया को। तो बात यह है कि हुकूक अल्लाह और हुकूक अल इबाद को ज़िंदगी में अच्छी से मजबूती से ठान लीजिए तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। इस प्यारी ज़िंदगी को मज़ीद प्यारा बनाना है, अपनों के साथ रहना है। मोबाइल की दुनिया में ज़रूर मशगूल रहिए, लेकिन इतना नहीं कि आस पड़ोस बैठे आपके वालिदैन, आपके अपने बड़े जो हैं वो कहीं दूर होते चले जाएँ, फिर बाद में ख्याल आए कि यार ये वक्त तो गुजर गया, अब ना जाने वो वक्त वापस कब आएगा, क्योंकि ये वक्त बड़ा कीमती है। जैसे सुबह सुबह हर इंसान जब निकलता है, सुबह का आगाज़ होता है, ज़ाहिर सी बात है, तो पहले तो आप जब सुबह उठते हैं तो फजर की नमाज़ का आगाज़ होता है, बल्कि फिर तिलावत कुरान पाक करते हैं, फिर अल्लाह का नाम लेते हुए फिर कदम बढ़ाते हैं और मिशन को कंप्लीट करने के लिए रमा दमा हो जाते हैं अपनी इशारों पर, और फिर मुख्तलिफ मकामात पर पहुँच कर अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। और फिर आप कहते हैं कि चलो अल्लाह का शुक्र, खैर औफियत के साथ आज का सफ़र मुकम्मल हो गया है। तो हर सफ़र मुकम्मल तो करना ही है, लेकिन सफ़र को मुकम्मल करने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए हमने ये अपने आप को ये देखना है कि हम उसको और कितना अच्छे तरीके से अच्छी तरह डेकोरेट करके, जैसे हम घर को डेकोरेट करते हैं, बगीचे को डेकोरेट करते हैं, किसी के लिए आने के लिए हम जब मेज़ सजाते हैं तो हर चीज़ आपके लिए भी है, औरों के लिए भी है। तो ये सब एक सिलसिला है, जैसे हमें 5 उंगलियां हैं, जब तक ये हाथ में है तो कमाल है जनाब, ये तो हर चीज़ पकड़ना करना कराना आसान हो जाता है। खैर जनाब स्टोरी बहुत सारी हैं, आज के सफ़र को हम बढ़ाएंगे आगे, क्योंकि आज आप सोच रहे होंगे कि अजहर अली बेग जो है यहाँ बैठे हुए, क्योंकि रमशा जो सब नहीं है, ना तबीयत नासास है, जिसकी वजह से वो नहीं आ सकी हैं। तो आज हम यहाँ पर आन पहुँचे हैं, उम्मीद है कि आज का सफ़र बहुत ज़बरदस्त रहेगा, आपका साथ रहेगा तो कमाल रहेगा, और न बल्कि जिनका साथ अब रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर जो खबरें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं, बड़ी अहमियत का हामिल है। हम दुनिया भर की सारी खबरों पर तजिया तो कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो तजिए के लिए हमारे सीनियर जो है सहाफ़ी यानी हमारे रिपोर्टर्स हजरात जो होते हैं, उनका भी एक बड़ा एक काम है, जिनकी एक ख़ास एक मेहनत होती है, कई सालों की मेहनत होती है, उसके ऊपर तजिया करना एक बड़ा एक ख़ास का हामिद का हाल में होता है। ना सिर्फ बल्कि आप इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार सही खबर के लिए मैं टीवी लगा लूँ, मेरे ख्याल से ऑथेंटिक खबर वहाँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर 10 खबरें आ सकती हैं, तो मेरे ख्याल से फिर आखिर में आप ये कहते हैं कि चलो यार मेरे ख्याल से टीवी लगा लें। तो जनाब अली तो आपने टीवी लगा लिया, खैर मकदम करेंगे सिटी 21 में, और आज की जो खबरें हैं उस जिसमें हम तबसरा करेंगे। सबसे पहले खबरें मैं पढ़ देता हूँ, ताकि उसके बाद फिर मैं तारुफ कराऊंगा कि मेरे से कौन कौन जर्नलिस्ट हैं, माशाल्लाह नामी गिरामी शख्सियात हैं, मुख्तलिफ चैनल की जीनत बने रहें और अब जो है सिटी 21 का हिस्सा है। आज की जो पहली खबर है, बिजली के महंगे बिलों से सताए शहरियों का म्यूनिसिपल टैक्स बिलों में शामिल करने पर एहतजाज का है। अब देखते हैं इस पर क्या हमारा तज्जिया होगा। सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इमेज मैनेजमेंट डायरेक्ट KMC है। अब जानते हैं जनाब अली मेयर कराची का ऐसा इक़दाम, बल्दिया उस्मा कराची में नई तारीख रकम होने जा रही है, हो गई है, ये भी देखेंगे इस बारे में। KPT इंटर डिवीजन क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ चाहता है जनाब अली ना से। अगर हम बात करें तो अब्बासी शहीद अस्पताल के हाउस ऑफिसर डॉक्टर 4 माह की तनख्वाह से महरूम है। ये बड़ी तकलीफ दे बात है, इस पर भी बात करेंगे, आखिर क्या वजह पेश आ रही है। वक्त पे तो आप आ रहे हैं, लेकिन तनख्वाह वक्त पे क्यों नहीं आ रही है, अल्लाह अपना रहम करम फरमाए ना से। बल्कि अगर हम बात करें, गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी ने इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क के सदर डॉक्टर अब्दुल बारी खान की मुलाकात उनकी हुई है। इस मुलाकात पर जानेंगे आखिर जो है कामरान तिसोरी साहब की और डॉक्टर अब्दुल बारी की क्यों मुलाकात हुई, इस पर डिटेल बात करेंगे। ना से बल्कि कराची IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने AVLC से ज़िले सहूलत का मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया है। इस अली ज़फ़र ने जो है ये पहली AI वीडियो जो है वो भी लॉन्च कर दी है, और ये सारी चीज़ें जो चंद मैं ज़रा जल्दी मैंने कह दिया तो उस पेश की माज़रत चाहूँगा। हमारे साथ जो है जैसे मैंने कहा था कि हमारे साथ जो है नामी गिरामी शख्सियात मौजूद हैं, जर्नलिस्ट कैसे रखते हैं, इन सारी खबरों के ऊपर तजिया करेंगे। अशरफ खान दी ग्रेट माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अजहर भाई आप सुनाएं कैसे हैं? करम वाले का खैरियत, सब ठीक ठाक मज़े में है, फुल मूड में है? हाँ जी फुल मूड है। और हमारे साथ
मूड बनाना पड़ेगा। सुबह सुबह जो ना आपको जरा भी ना पावर देनी होती है जरा, ताकि सामने देखने वाला भी जरा जो सुस्ती का शिकार हो रहा है वो जरा वो थोड़ा एक्टिव हो जाए जरा। मेरे ख्याल से सुबह का आगाज चार्ज वाला होना चाहिए, ऐसे ही है ना। अच्छा, उसके अलावा हमारे साथ जनाब एजाज जमाली साहब हैं। आज जमाली साहब कैसे सर, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, दुआएं। हम तो इस शो में आते रहते हैं, आपको वेलकम सर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि आप हम और आपका सिलसिला रहेगा साथ साथ, तो जिंदगी कामयाब रहेगी। सर इस वक्त जो है मामला तो ज़िंदगी बिजली के महंगे बिलों पे, अशरफ भाई पहले आपसे शुरुआत करते हैं। और टैक्सेस की भरमार है, सर चार्जेस है, कोई फिक्स चार्जेस के नाम पर भी एक लगा दिए जाते हैं, एडिशनल सर चार्जेस हो जाते हैं, फिर यूनिफॉर्म चार्जेस हो जाते हैं, ये सब कौन, और डीएच और कैंट के लिए इससे जो है सस्ना है। जी मैं बताऊं कि अभी ये हुआ है कि बिलों में जो है केएमसी के जो चार्जेस हैं वो लग कर आए। घरेलू सार्फिन के जो नई चीज़ आई है, जो हमने खबर भी दी थी, स्क्रीन की जीनत बनी थी वो, फिर उसके बाद उसका नोटिस भी लिया गया। पहले कहा गया था, जब हम मेयर कराची से मिले तो हमें ये बताया गया था कि अगर एक फ्लैट है उसका 40 रुपये महीना केएमसी का टैक्स होगा, कोई 120 गज़ का है घर तो उस पर 80 रुपये होगा, फिर उससे बड़े घर हैं 240 गज़ के, उसके 100 रुपये, फिर 125 रुपये, 300 रुपये, इस तरीके से था। लेकिन जब बिल आया तो हमने वो देखे जो रेसिडेंशियल का, तो बिल्कुल अलग यूनिट के ऊपर। जितना यूनिट ज़्यादा होगा उतना आपका केएमसी का टैक्स बढ़ जाएगा। इसी के ऊपर जो है एक कमर्शियल है, यानी तिजारती दुकानें जो हैं और इंडस्ट्री का इन्होंने फिक्स कर दिया है 400 रुपये। अच्छा। अब वो दुकान खुली हुई हो या बंद हो, जब वो बिजली का बिल आएगा तो उसमें जो है 400 रुपये केएमसी का टैक्स होगा, केएमसी का कचरा उठाने का। तो एक शहरी ने अनोखा एहतजाज किया है और इसकी दुकान के 3 यूनिट का बिल आया। अब आप सोचें कितने का? 3 यूनिट। वो बिल में दिखा भी रहा है 3 यूनिट का बिल आया है। उसके बिल में जो है 400 रुपये, यानी जो टैक्स ये वो लगाने के बाद केएमसी का एक इजाफी टैक्स है, जो म्यूनसिपल टैक्स है, वो 400 रुपये लिया। तो उसने एहतजाज ये किया कि वो उसकी जो दुकान थी जो कि बंद पड़ी हुई थी, उसे वो जो कचरा था वहाँ का लाके उसने केएलटी के दफ्तर के बाहर फेंक दिया। अच्छा, उसने एहतजाज किया कि भाई जब वो तो उठाएंगे नहीं, और कह रहा कचरा उठाने के लिए हम 300-400 रुपये महीना तो हम जो लोकल जो आता है गली में उसको देते हैं। अब ये अगर केएलटी का ले रही है तो वो भी वही कचरा उठाए भाई। तो उसने उसके दफ्तर के बाहर ये कचरा डाल के एहतजाज किया, जिसकी वीडियो भी आई। अब ये कंसर्न है कि एक आगाज हुआ है, क्योंकि शहरी है यहाँ के, अगर आप देखें 35 लाख कंज्यूमर है कराची में। अब उसमें अगर 80% अगर हम सार्फिन घरेलू ले लें, उसके फिर रेसिडेंशियल है, फिर कमर्शियल है, फिर इंडस्ट्रियल है, तो अब वो इस तरीके से आएगा तो लोग पहले ही परेशान है। अब अगर वो एक अपनी ड्यूटी यानी कि केएलटी के बिल में इजीली आपने लगा दी, क्योंकि अगर बिल नहीं भरेंगे तो आपको पता है क्या होगा, बिजली कट जाएगी। अब उसने एक अनोखा एहतजाज किया और ये पूरी मीडिया में, अखबारों में, हर जगह जीनत बनी उसका जो अनोखा एहतजाज है। कचरा अगर आपने वीडियो देखी होगी जी, तो उसमें जो है उसने कचरा फेंका केएलटी के सामने जो है लोगों को, वैसे तो आपने देखी होगी बहुत जगह पे। अब ये कंसर्न ये है कि जो सूरत हाल है शहर की, क्योंकि आप बिजली के बिल में देखें तो एक तो यूनिट बहुत ज्यादा पहले ही हो गए, उसके अलावा टैक्सेस हैं, फिर सेल टैक्स है, फिर इनकम टैक्स लगा दिया, फिर एडिशनल इनकम टैक्स लगा दिया, एडिशनल सरचार्ज लगा दिया, फिर सरचार्जेज है। आवाम पे आप कितना डालेंगे भाई टैक्स, तो वो उसका रिस्पॉन्स तो आना है ना। आज साहब टैक्स पे टैक्स आ रहे हैं, आवाम एज यूजुअल दे रही है। मेरे ख्याल से आवाम का पैसा है, शायद तभी दे रही है। आवाम का बहुत बुरा हाल है, सच ये है। सच तो कि अभी आज की बुरी खबर तो ये है कि 5 रुपये 75 पैसे और बिजली के बिल में इजाफा हो गया फी यूनिट। ठीक है, तो एहतजाज रंग नहीं लाया। अच्छा, ये हाँ आप देखें, एहतजाज के बाद दूसरी बार ये कीमत में इजाफा हुआ है, तो वापस एहतजाज खत्म कर देना चाहिए। अब जिस दिन एहतजाज खत्म हुआ था उस दिन रेट बढ़ गया था बिजली का, और आज फिर दूसरी बार जो है 6.25 रुपये इजाफा हो गया है। सर ये पहला एहतजाज देखा है मैंने जो एहतजाज पर पैसे बढ़ रहे हैं, एहतजाज के बाद पैसे बढ़ रहे हैं। तो अब पता नहीं एहतजाज करने वाले क्या करेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आवाम पे पहले ही इतना बड़ा बोझ है। यानी हमें अशरफ खान बताते रहते हैं कि बिजली का बढ़ता 65 रुपये तक फी यूनिट पहुंच गया है। पता नहीं एक यूनिट बिजली का मुझे लग रहा है 100 रुपये का तो हो ही जाएगा। सब बड़े आज़म में हमने तो टॉप कर लिया ना। एक यूनिट बिजली एक तारीखी रिकॉर्ड होगा, दुनिया में कहीं भी, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इतनी महंगी बिजली नहीं होगी जितनी हम पाकिस्तान के लोगों को बिजली दी जा रही है। अब फिर ये टैक्स जो केएमसी ने लगाया, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अशरफ खान जिस का जिक्र कर रहे हैं, मैंने भी सोशल मीडिया पे एक तबसरा देखा है कि लोगों ने लिखा है कि जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक की
गाड़ियां कुंडा लगाने या बिजली ठीक करने आ जाए उन गाड़ियों में कचरा डाल दे, चूंकि टैक्स ले रही है कि इलेक्ट्रिक। हाँ, तो अब ये क्या आइडिया है भाई, बेहतरीन। इससे अंदाजा हो रहा है कि शहरी कितना गुस्से में, शहरी कितना तपे हुए हैं। और ये जो एक तो के इलेक्ट्रिक या बिजली से पहले ही शहरी बेजार हैं, फिर ये मुर्जा वहाब साहब ने अपना टैक्स भी के इलेक्ट्रिक के बिलों में डाल दिया। अच्छा, तो अब ये बड़ा आवाम को सर रिलीफ देना चाहिए। इस वक्त तो मुल्क के हालात जिस रुख पर चल रहे हैं, महंगाई, इन्फ्लेशंस है, नौजवान छोड़ छोड़ कर जा रहा है। अगर घर में आप ही का बेटा, आप ही की बेटी जब आपको छोड़ के जाना शुरू हो जाए तो घर का क्या हाल होगा? तो वही हमारा हाल हो रहा है। कहते हैं ना, किसी ने लिखा है कि अगर इस वक्त पूरी दुनिया के मुल्कों के वीज़े खुल जाएं और कहें कि कोई पाकिस्तानी आना चाहता है तो बेशक आ जाए, तो पाकिस्तान में कोई नहीं रहेगा। जी जी, यानी ये हाल हो गया है हमारे मुल्क का। एक ज़माना था कि हम कहते थे कि यार हमारा इतना खूबसूरत मुल्क है, हम बाहर जाना नहीं चाहते थे, ऑफर्स होती थी। एक ज़माने में पाकिस्तानी इंजीनियर्स को और डॉक्टर्स को 90s के दिहाई में बाकायदा यूरोपियन ममालिक से ऑफर्स होती थी, लेकिन वो लोग जाते नहीं थे। जी जी, कहते थे नहीं हमारा अपना वतन सर, PIA उड़ाने के लिए दुनिया भर से पायलट आते थे उड़ाने के लिए। हमारा अपना वतन है, कहते थे कि जी हम हमारी जो भी खिदमात हैं अपने देश में, अपने वतन में, अपने लोगों के लिए करें, क्यों बाहर। लेकिन अब वो सूरत हाल है, अब लोग खुद से भागना चाह रहे हैं। हाँ। अब दुनिया ने हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं। हमारे इवन हमारे पड़ोसी मुल्क है मुत्तहिदा अरब अमारात, उसने हमारे ऊपर वीज़ों पे पाबंदी लगा दी। हमारी मतलब इतनी मुश्किल सूरत हाल है कि हमारे लोग भागने के लिए तरस रहे हैं। जी जी जी, तो ये महंगाई का आलम है हमारे मुल्क में। सर, एक ज़माना था आजिज साहब कि हम लोगों को कर्जे दिया करते थे। जी बिल्कुल। एक ज़माना था जो आज हमारे ख़ित्ते की पावर है, चाइना की अगर बात की जाए, वैसे तो सबके पास पावर है, जिसका पावर उसकी अलग पावर है, तो उनकी पहली परवाज़ के लिए हम ठीक है। अगर हम बात करें एमिरेट्स की, अगर हम बात करें तो आज भी टिकट के ऊपर जो है वो एमिरेट्स कराची यानी कि लिखा होता है EK, राइट। तो मतलब पहली परवाज़ का उड़ना, आपने जहाज़ दिया उसको, वो सारा चाइना के सारे लोगों को लाना, और ये बड़ा एक सिलसिला रहा है। हमने कई ममालिक को इस्टेब्लिश किया, डेवलप किया। हमारे सामने अफगानिस्तान की मिसाल है, ईरान की मिसाल है, जैसे आप कह रहे हैं, और मुल्कों की मिसालें हैं कि हमने डेवलप किया। हमने लोगों को जहाज़ उड़ाना सिखाया, हमने लोगों को क्रिकेट खिलाना सिखाया, हमने लोगों को क्या क्या सिखाया। लेकिन अब हमारा क्या हाल है कि हम रो रहे हैं। हम रो रहे हैं। मैं यहाँ पे बस अजीत भाई से ये पूछूंगा, जैसे कि KMC एक इदारा मौजूद है, फिर आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चाइनीज़ कंपनी भी लिया, तुर्की भी मैंने सुना है कि तुर्की के भी लोग कंपनियाँ आके यहाँ पे कचरा उठा, तो जो जिनका काम है वो क्यों नहीं उठाते? बिल्कुल सही बात ये हो रहा है कि माजरत के साथ कि अब जो है ना मामला, हम लोगों को बहुत कुछ, जैसे आपने अर्ज़ किया कि हम बहुत कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन अब हम लोगों को गलत रास्ते भी सिखा रहे हैं। अशरफ भाई, ये बिलों में पैसे इंक्लूड करने का ट्रेंड ही गलत है। एक ज़माने में PTV का जो है अभी भी मौजूद है बिल में, PTV आप ना देखें, TV आप देखें या ना देखें, लेकिन हर महीने आप लाइसेंस फीस जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये अजीब ट्रेंड है कि इलेक्ट्रिक को अपना काम करने दें, KMC को अपना काम कर दें, PTV को अपना काम कर दें। भाई PTV अगर लाइसेंस देता है, PTV एक ज़माने में जब हम छोटे थे तो बाकायदा एक लाइसेंस देता था। जी जी, ऐसा एक पेपर आता था, उसकी एक फीस वो लेते थे। तब तो बात समझ में आ रही कि भाई आप हमें लाइसेंस दे रहे हैं, आप उसके पैसे ले रहे हैं। अब तो आपके मुल्क में 50-60 चैनल्स हैं, अब लोगों को फ्री में जो है TV देखने दें। अब लाइसेंस वाला तो ज़माना ही नहीं रहा। भत्ते का तो कोई पर्ची नहीं होती ना? नहीं, यहाँ हाँ ये बस यही बात है जनाब अली। सिलसिले बहुत सारे हैं, जुड़े हुए हैं, बट वी शुड नीड यूनिटी। तो वो जो कायदे आज़म ने 3 लफ्ज़ कहे, यूनिटी, डिसिप्लिन और फेथ, ये मुझे नहीं पता कि कहाँ चले गए हैं। कहीं गूगल कीजिएगा। वक्फा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेयर साहब ने एक बड़ा कोई ऐसा निज़ाम किया है, कराची की जो तारीख रकम कर गई है उस पर डिटेल बात करेंगे, लेकिन वक्फा सिटी एट 10। वेलकम बैक सिटी एट 10। आपका मेज़बान असर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। हम यहाँ हाजिर हैं और आप वहाँ हाजिर हैं, और आज बहुत सारी ख़बरों के साथ हम सब के साथ हाजिर हैं। तो जनाब अशरफ भाई मौजूद हैं और हमारे साथ जमाली साहब भी मौजूद हैं। सर बड़ा काम किया सर, मेयर कराची ने, बड़ा नाम हो रहा है सर, उज़्मा कराची ने बड़ा क्या किया है सर, थोड़ा बताएँ अपने खूबसूरत। KMC की जो ये खबर आई है, इसमें देखा मेयर कराची ने क्या, जो उनकी टेक्निकल जो केसेस हैं उसके लिए जो उनके टीम थी उसको एक नई उसमें एक महकमा बना दिया है। उसमें जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग रिटायर्ड जजेस से, मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं, उनसे कराएंगे कि किस तरीके से कानूनी पेचीदगियों को जो हल करना है। अब मसला ये है कि KMC के इतने सारे मसाइल हैं, जैसे मैं बताऊं
केएमसी की जो मार्केट्स हैं, हाँ जी। जैसे कराची में आपने अकबर रोड, जैसे जो बादशाह थे ना 8 बादशाह, उनके नाम पे अकबरी मार्केट जो है, शहनशाह मार्केट है, ये सारी, तो जिसमें आपके रेडियो पाकिस्तान की मार्केट है, फिर मोटरसाइकिल मार्केट है, फिर टायर मार्केट है, फिर आप अब्दुल्ला हारून रोड है, ओल्ड सिटी एरिया, तो ये सारे हैं बेसिकली। ये इन्होंने मार्केट्स बनाई गई थी और किराए पे दी गई थी, जिसे कहते हैं कि पगड़ी पे, आज यही बोलते हैं ना, पगड़ी। अब उसमें ये था कि उसमें आके उसकी डेवलपमेंट करनी थी। जो सारी जो 8 बड़ी मार्केटें हैं, बहुत बड़ी मार्केटें हैं ये, जिसमें होलसेल की भी हैं, दीगर हैं, तो उसके नीचे से आपका नाला जा रहा है, ठीक है। जब बरसाती नाला, अब मार्केट्स बनी हुई है, अब हमारे यहाँ आपको पता है सफाई का इंतज़ाम ऐसा है माशाल्लाह कि जापान भी आके कहता है कि कैसे कर लेते हैं। जी जी जी, और पानी भी चला जाता है। ठीक है। अब मसला ये है कि जो मार्केट बनी हुई, तो उससे जो इनकम होनी थी वो उनको डेवलपमेंट पे लगानी थी। तो यहाँ के लोग जो हैं, अब ये सिस्टम, इसमें अगर आप ट्रेनिंग भी करा देंगे मेयर साहब, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो आपके केएमसी के लोग हैं ना, वो करप्ट थे, और जो वहाँ पे जो आपके सालाना या मंथली जो किराया आना था, वो आज तक बढ़ा ही नहीं। अच्छा। अब जब आपने बड़ा एग्जाम्पल, आप सोचे ना कि पूरे साल के लिए आपको दुकान मिले, मतलब एमए जिन्ना रोड पे, ओल्ड सिटी एरिया पे, या रेडियो पाकिस्तान पे, जिसके माली 10-10 लाख रुपए का सिर्फ ऐसी सामने ही रखा हुआ है दुकान में, और उसका किराया आप 750 रुपये दे रहे हो, तो मतलब आप सोच सकते हैं। नहीं, कभी नहीं, never। और अगर आप जाके लेंगे अभी, तो लाखों रुपए आपको देने होंगे साल के। ठीक है। तो अब उन्होंने अभी जब किराया बढ़ाया, तो अब वो सारे एहतजाज करने लगे। तो मैंने कहा क्यों एहतजाज कर रहे हैं भाई? कह रहे हैं 150% बढ़ गया। 150% क्या बढ़ गया भाई? आपने पिछले 10 सालों में, तो उन्होंने मुझे जो बताया, हमने खबरें भी चलाई कि वो जो आते थे आपसे पैसे लेते थे और वहाँ से ले जाके उनको देते थे, अपनी जेब में रखते थे कि भाई यार 750 दे दें, बाकी हमें दे दें, हम पुरानी पर्ची काट देते हैं। तो आपका सिस्टम, निज़ाम को ठीक करना होगा सारा, और ऑनलाइन सिस्टम डिजिटलाइज हो गया है। सिंपल करें, आजिज साहब हैं, अशरफ साहब हैं, अजहर भाई हैं, उनकी 3 दुकानें हैं, हम ऑनलाइन जो है पेमेंट कर दें। ना कोई बंदा आएगा, ना पर्ची बनेगी, ना कहीं और पैसे जाएंगे। एक केएमसी का अकाउंट होना चाहिए। जैसे बिजली का बिल बनता है, हम जाके जमा कराते तो के इलेक्ट्रिक के अकाउंट में चला जाता है ना। अगर ये इनको देते तो ये सब जेब में रख लेते। तो ये बहुत आसान सिस्टम है कि केएमसी के अगर चार्जेस लेने हैं, आप एक अकाउंट केएमसी का बनाएं, सबको उनका अकाउंट नंबर दें, अपनी दुकान के शॉप के एड्रेस से उसमें डालेंगे, आपका एक आईडी बन जाएगी। सही। क्या होता है, एक आईडी बनती है, आईडी बन गई अशरफ खान, उसमें आपने डाला, उसे पैसे डाले, शॉप का नंबर डाला, आपकी पेमेंट हो गई, चालान रिसीव हो गई। अब आप उसको, अगर मैनुअल रखा हुआ है, आज से 50 साल पुराना, वो जाता है बंदा और वो लेकर जमा करके वहाँ देता है, नहीं देता है। तो अब मसला ये है कि दुकानदारों ने तो ये भी कहा है, हम तो हर साल क्या, हम हर महीने भी पैसे दिए, अब वो वहाँ जमा नहीं कराए, तो दुकानदार वो पर्ची लेके बैठा हुआ है, कह रहा है भाई आपके तो पैसे ही नहीं आए, अब जाओ आप। अब मसला ये सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, जो केएमसी की आमदनी कैसे बढ़ेगी ये देखना होगा। अब आप ये टैक्स लगा रहे हैं, जो इस वक्त सिचुएशन है, इस शहर में बिजली की कीमत ऑलरेडी भरी हुई है, और जब उसमें केएमसी का टैक्स लग रहा है, काम आपने करना नहीं है, और बस अगर आपको कोई चीज़ बोल दिया जाए तो आप कहेंगे, कहना है बुरा मान जाएंगे। मतलब यहाँ पे शहर में कह रहे हैं बारिश वो हुई तो पानी नहीं जमा हुआ, अब सर टूटी हुई सड़कें, मैं लेके चलता हूँ सर, मैं रोज़ गुलशन से आता हूँ, और आप सोचें ना कि वाली जो रोड है, आप शहर फैसल पे आने में कारसाद वाली रोड पे 11 पॉइंट है, मैं रोज़ गिनता हूँ। टीम को भी बोला है, नेशनल स्टेडियम ब्रिज पे चढ़ेंगे, वहाँ पे टूटा हुआ है, फिर आप कारसाद की फास्ट लाइन में तो 10 फास्ट ट्रैक में वो रोड टूटी हुई है, नाले टाइप का, मतलब समझिए गटर का ढक्कन का है क्या, वो टूटा। गाड़ी इतनी जोर से, अगर गाड़ी वहाँ पे जा रही है या बाइक वाला कोई जा रहा है, उस गड्ढे में लगेगा, क्या होगा? अगर वो गिर जाए, पीछे से गाड़ी आएगी, वो उसकी ब्रेक नहीं लगनी। तो ये किसका काम है? पहला तो सवाल ये है ना। अब अगर मैं ये कह दूं ये इसका काम है, ये उसका काम है, ऐसे नहीं होता है। आपका काम है, आप जाके काम करें, नहीं कर सकते तो घर जाएं। सही बात है, सही बात। अब ये आप यहाँ पे इसके हमने ये ट्रेनिंग कराएंगे, हमारे मसले हल होंगे। ये ऐसे सर कैमरे लगे, कैमरे भी तो लग रहे थे। जी वो तो सेफ सिटी तो सर वो फिर मैं मिसाल दूंगा तो जापान क्या, चाइना क्या, सारे ममालिक देख रहे हैं कि आपने 10 साल से सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इस्लामाबाद जाके देखें आप, लाहौर जाके देखें आप, क्योंकि सर वो भी इसी जमीन विलिंग सिस्टम तो एक ही है, सिंपल सा है विलिंग। उनको चाहत थी ये काम हो, वो जो चाहत थी इस्लामाबाद में नज़र आ रही है, वो चाहत थी लाहौर में नज़र आ रही है, वो चाहत कराची में नहीं है। कराची में स्ट्रीट क्राइम, आप सारे जराइम ये सब देखें आके, मतलब एक जीते जाते बंदे को गोली मार के जा रहा है, आप ढूंढ रहे हो कहाँ गया वो। आप मतलब कि पूरी पुलिस सवाल, रेंजर्स सवाल, यानी कि अगर आप देखें ना कीमती जान जा रही है तो सिक्योरिटी इदारे जिम्मेदार हैं। सर नाले में लोग बह जाते हैं बारिशों में, वो सर वो जापान का कसूर है, जापान का कसूर है, नहीं इनका कसूर नहीं है। कैसे देखिए इसमें आपकी क्या राय है इस बारे में? आप नए इदारे, इन्होंने कहा कि पर्ची सिस्टम ऑनलाइन हो जाए,
सिस्टम और भले हर आप चीज़ नए इदारे बना लें, मैं कह रहा हूँ इस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन बात जो असल बात है जो अशरफ भाई ने कही, केएमसी का असल काम जो है वो नज़र नहीं आ रहा हमें। ठीक, उसको उसकी जो बुनियादी जिम्मेदारी है, शहर की सड़कें ठीक करना, शहर के इलाकों से कचरा उठाना, शहर की डेवलपमेंट, और चले ये मार्केटों वाली बात अशरफ भाई जो कह रहे हैं सर, उसको तो केएमसी को ही फ़ायदा है, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अपनी इन मार्केटों को ठीक करेंगे, यानी आप अपनी इनकम जनरेशन को बढ़ाएंगे, आपके लिए फ़ायदा है। इसका फ़ायदा तो सिर्फ़ और सिर्फ केएमसी को है कि केएमसी के बजट में इजाफा होगा। लेकिन यहाँ पता है क्या मसला है, यहाँ हर इदारे में, हर शोबे में, हर इदारे के हर उसमें माफियाएँ बन गए, माफियाज बन गए हैं। बनाने वाले कौन है अपना साहब, ये बताएंगे आप? जापान जापान नहीं, ये खुद ही बनाते हैं, खुद ही बना। जैसे वो पर्ची सिस्टम इन्होंने बताया, पर्ची सिस्टम को ठीक क्यों नहीं किया जा रहा? पर्ची जो चल रही है, वैसे तो आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन बिल में पैसे दे दें सर, हाँ, वैसे आपने टैक्स के इलेक्ट्रिक के बिल के साथ ऑनलाइन कर दिया, लेकिन ये आपका बरसों से पाकिस्तान बनने से पहले की आपकी मार्केटें हैं, उसको आप ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं। नहीं। उसके पैसे ऑनलाइन आप वो नहीं फिर ले हिसाब सकते। किताब में आ जाएगा साहब, वो हिसाब किताब में आ जाएगा। बात ही ये है ना कि कहीं ना कहीं माफिया काम तो कर रहा है ना, जिस वजह से ये प्रॉब्लम है। सिर्फ केएमसी नहीं, जो कारसाज रोड की बात कर रहे हैं, कंटोनमेंट एरियाज में जितने रोड्स और ये आ रहे हैं ना, उनका भी ये हाल है। अल्लाह, मतलब अगर हम किसका रोना रोएं, कराची का आखिर वारिस वाली वारिस कौन है, केएमसी का रोना रोएं, सिंध हुकूमत का रोना रोएं, या जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं उनका रोना रोएं। कैंटोनमेंट बोर्ड देखें, जब बारिशें होती हैं तो DH और क्लिफ्टन जैसे सफ़ेद पोश इलाके डूब जाते हैं, वहाँ का बहुत बुरा हाल होता है। तो ज़्यादा बारिश होती, ज़्यादा पानी आता है। वो तो वैसे ही होता है लेकिन वो इलाके रिपोर्ट भी नहीं होते उस तरह, मीडिया को भी पाबंदियाँ होती हैं रिपोर्ट करने से। लेकिन इस तरह सूरत हाल है कि हम सब इदारों का रोना रो रहे हैं। सर, इसका कसूर मुझे ऐसा लगता है कि हम आवाम हैं, हमें यूनिटी का फुकदान है। मुझे ऐसा लगता है सर, जब हम घर के अंदर एक नहीं है ना, आज के दौर में अगर हम देख लीजिए कि जब आपका बेटा थोड़ा बड़ा हो जाता है, अपने पैरों पे खड़ा होता है, या तो आपकी जी ज़ूरी जी अब्बू और करना भी ऐसी चाहिए, वालिद हैं। अजहर भाई, जहाँ सवाल यूनिटी का आता है ना, तरक्की याफ्ता हों या तरक्की पजीर ममालिक में, इवन बांग्लादेश अब रिसेंटली का उनका है, BPL जब होता है तो BPL में आपके यहाँ IPL जो PSL होता है, वहाँ BPL में दुकानें लगाई जाती हैं, सरकार लगा के देती है, जाओ जी बिजनेस करो। उन्होंने बिजनेस करके उनको फरोग दिया। लेकिन अपने दौर में पॉलिटिकल जमातें जो होती हैं मुल्क की, सर, उनका बुनियादी काम होता है अवाम को मुत्तहद करना। पॉलिटिकल जमातों के पीछे अवाम चलते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पॉलिटिकल जमातों से, सियासी जमातों से अवाम का एतमाद ही उठ चुका है। सही। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि हम समझते हैं कि यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जमहूरियत के ज़रिए हुकूमतें आती हैं। अगर हम इसका हिसाब लगाएंगे तो जब वोटिंग का अमल होता है, जब आम इलेक्शंस होते हैं, आम इंतखाबात जिसको हम कहते हैं, उस वक्त वोटिंग का टर्नआउट क्या होता है सर? अगर तो 20% अवाम है जो बमुश्किल वोट कास्ट करता है। हाँ। और उसके बाद फिर सो के 3 बजे उठते हैं हम यहाँ पे, 2 बजे सो के उठते तो हैं। इस बार तो फार्म 45 और 47 का मसला भी आ गया कि लोगों ने वोट दिए नहीं दिए, लेकिन लोग कामयाब हो गए, या अब तो ये भी हो रहा है। तो कहने की बात है कि सियासी जमातें और मुल्क की सियासत में जब तक इस्तेहकाम नहीं होगा, मुल्क में यूनिटी भी नहीं होगी, मुल्क के इस्तेहकाम नहीं आएगा, अवाम इस तरह तकसीम दर तकसीम का शिकार रहेंगे। सर, जो बात है, ये सिलसिला तो यूँ ही चलता रहेगा, गुफ्तगू भी होती रहेगी। बस ये कि कुछ आपकी बातें, कुछ हमारी बातें जो है वो, अब मौसम जो है ना, मौसम भी अब रद्द चेंज हो रहा है ना, हालात व वाक़यात जैसे इंसानी दिल के मौसम चेंज होते हैं, मोहल्ले का मौसम चेंज होता है, घर का मौसम चेंज हो जाता है। इसी तरह इस वक्त शहर कराची का जो मौसम है वो इस वक्त क्या चल रहा है, ज़रा जानते उस पर नज़र डालते हैं। और इस वक्त जो है आप देख रहे हैं कि सिलसिला बड़ा ज़बरदस्त है। और टाइमिंग के अतबार से अगर हम बात करें, 11 बजे 32, 12 बजे भी 32 और 34 के लगभग तकरीबन जाएगा। और ये सिलसिला है चीज़ों का और मौसम का। सर, मौसम बड़ा अच्छा है, सुहाना है, आ रहा है जा रहा है जी। अब फिर से गर्मी की थोड़ी फीलिंग आ गई, क्योंकि जो बादल थे वो बरसे नहीं उस तरीके से। हाँ, और मौसम की वजह से औसम हुए हुए थे, लोग का मूड भी अच्छा होता है, लेकिन वेट करते रहे। अब मसला ये था, जब हम लोग ऑफिस आते थे तो हमारी तरफ बारिश हो रही थी, जब
घर जाते थे तो इधर बारिश कराची इतना बड़ा है आज साहब कि हम यहाँ से निकलते हैं यार बारिश हो रही है, यहाँ पहुँचे तो ज़मीन सूखी। बिल्कुल ऐसा ही है। कल मैं आ रहा था तो जब घर से निकला तो बारिश हो रही थी, यहाँ कड़ी धूप थी। तो आप कहाँ से आ रहे थे? आप मलीर से आ रहा था। मलीर से आ रहे थे, मलीर बारिश हो रही थी, हाँ है ना? तो लेकिन मौसम का जहाँ तक सवाल है कि सावन का जो मौसम है, ये अगस्त का महीना एंड है, इस तक सावन रहता है। उसके बाद फिर मौसम अंगड़ाई लेता है, मौसम चेंज होता है। उसमें खुदा करे कि ये बारिशें रहमत बन के गुजर जाएं, क्योंकि जो दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल है उसमें इजाफा होता है। डैम भी तो नहीं बनाते ना, मसला ही है। वो हर 2 किलोमीटर पे हमारा पड़ोसी मुल्क डैम बना रहा है और आप डैम इजाफा पे बना रहे हैं। आप देखें दरियाओं की जो सूरत हाल है इस तो वक्त पानी छोड़ेगा हमारे यहाँ, खतरनाक है। जब पानी छोड़ेगा तो हमारे पानी कहाँ जाएगा? सिंध में दरिया जो हैं दरमियाने दर्जे के सैलाब पर तो आ चुके हैं। गुड्डू बैराज के मकाम और सखर जो दरिया सिंध आ रहा है नीचे तक, जी जी, तो दरमियाने दर्जे का सैलाब इस वक्त मौजूद है वहाँ पर। अल्लाह सानी। तो जबकि पंजाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, ज़ाहिर है पंजाब ऊपर है, ये पानी नीचे ही आएगा। तो बस दुआ ये है कि ये बारिशों का जो मौसम है, ये सावन का जो मौसम है, ये अपने खैर व खूबी से गुजर जाए कि हम 2022 के सैलाब को अभी तक भुगत रहे हैं। सुबह से इनकी मैं बात कर रहा हूँ सर, 21 लाख घर जो 2022 से सुन रहे हैं कि बन रहे हैं, अब तक बन रहे हैं वो घर, यानी लोग मुतासरीन जो हैं वो अभी तक दरबदर हैं। तो बहरहाल खुदा करे कि ये मौसम बेहतर तरीके से गुजर जाए जनाब अली। खैर ऑफिस के साथ ये मौसम गुजर जाए तो बेहतर है, क्योंकि डैम की उम्मीद बांधी है, डैम बन जाएंगे। क्योंकि पड़ोसी मुल्क हर 2 किलोमीटर के ऊपर जो है वो मैं पढ़ रहा था कि चनाब वाला जो सिलसिला है जो वहाँ से आता है, तो वहाँ हर 2 किलोमीटर के ऊपर अपना वो पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं और काम शुरू हो गया तकरीबन वो। लेकिन हम कब लगाएंगे? हमारे यहाँ वो आता है और फिर बह जाता है समुद्रों में। उम्मीद तो दुनिया कायम है। यूनिटी की बहुत ज़रूरत है मेरे ख्याल से, तो ज़रूरत है बढ़ने की, आगे बढ़ाने की, जो नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन वफ़ा बहुत ज़रूरी है। तो लेंगे छोटा सा एक वफ़े के बाद दोबारा ज़रूरत होंगे सिटी एट 10। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। जनाब अली सिलसिला जारी सारी है। ख़बरों पर तबसरा हो रहा है कि अब तक की जो ख़बरें हैं, ऑथेंटिक ख़बरें, जो उस पर ऑथेंटिक गुफ्तगू हो रही है हमारी। आज़िज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ अशरफ भाई भी मौजूद हैं। इस पर हम डिटेल बात करें, लेकिन हम थोड़े से हम अभी ब्रेक से पहले हम बात करें, क्योंकि अब ब्रेकिंग श्रेकिंग आई हुई थी। हम बात करते सर, कराची में लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, बाइक चलाते हैं और आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, जो अक्सर बेशतर सोशल मीडिया या मीडिया की ज़ीनत नहीं बन पाते। कुछ बन जाते हैं क्योंकि मोबाइल फ़ोन का ज़माना, तो हर एक फ़ौरन वीडियो बना लेता है। जैसे भी वो बच्ची जो है जौहर वाली जो है वो स्कूटी पे हुआ, वो लैंड क्रूज़र का वाक़या जो भी रिसेंटली कारसाज वाला वाक़या हुआ, और ऐसे कई वाक़यात होते हैं। जैसे आपने अर्ज़ किया कि वालिद साहब जो है वो जौहर पे ही रोड पार कर रहे हैं और देख वहाँ रहे हैं जहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन वहाँ से एक मौसूफ रॉन्ग वे आ रहे हैं, भगाते हुए आ रहे हैं। सर ये जल्दी अगर हम उन कामों में कर लें जिनमें करनी चाहिए, तो यकीन जानिए हम चांद के हम मार्स पे ही पहुँच जाएंगे। लेकिन हम जल्दी वहाँ कर रहे हैं जहाँ हमारा मतलब है। उस जल्दी के चक्कर में हो ही रहा है कि हमारे आपका ही एक्सीडेंट किसी और के आपके हाथों हो रहा है। ये यकीन जानिए कि अल्लाह ना करे कि आपका ही कोई अजीज़ हो, आप ही के वालिद खड़े हों और आप भगाते हुए जा रहे हो, तो आप कभी नहीं भगाएंगे। आपकी बहन खड़ी हो, कभी नहीं भगाएंगे रॉन्ग वे, आप एहतियात करेंगे। अगर आप यही सोच लीजिए तो यकीन आशिफ भाई हमारे कोई लिमिट्स हैं, कुछ सिलसिले हैं कि कहाँ कितनी, वो जो सर्विस लाइन पे जो लैंड क्रूज़र्स भगाई मोहतरमा ने, अब तक वो होती किसी की, तो अभी तक तो मामले तय नहीं करें। वो सर्विस लाइन पे भगा रही थी। अच्छा, सर्विस लाइन पे भगा रही थी। अगर ये रोड पे होती ना कारसाज की मेन रोड पे, तो आप सोचें कि ये 2 हलाकत जो है ना कहीं ज़्यादा होती है, खुदा ना खास्ता ज़्यादा होते हैं। ये पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल है जो कि लिमिट देती है कि शहर में किस किस जगह पे किस लिमिट पे चलाते हैं। अच्छा। ये मैं आपको शेयर करूं कि यहाँ पे जो ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स है और जो आपके शहर के जो इलाके हैं उसमें जो मैक्सिमम स्पीड है, यानी कि आप जो जैसे आपका आ गया शहर फैसल और ये सारे जहाँ पे आपके रेसिडेंशियल या ये सब नहीं, तो मेन आपका ये है सिग्नल फ्री कॉरिडोर कहते हैं जी। आज साहब इसको यूज़ बहुत करते हैं। अगर हम मेट्रोपोल से निकलें तो आपका ये नेशनल हाईवे तक जा रही है नॉन स्टॉप। तो यहाँ पे जो स्पीड है मैक्सिमम जब आप जा रहे हैं, वैसे तो रश इतना होता है 80, ठीक है। फिर मैं बताऊँ ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल जो आपके शहरी इलाके हैं, जो कराची शहर के मुख्तलिफ इलाके, वहाँ पे आपकी 50 लिमिट है। अच्छा। फिर आप आए ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल, जैसे मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, रिक्शा हो, कोई भी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और मस्जिद, वहाँ लिमिट है 40।
आप शहर में जहाँ देखें, आप कट देख रहे होंगे, आप मुड़ने के लिए खड़े हुए लाइट भी मार रहे हैं, आप देखेंगे क्या वो स्पीड बढ़ा देगा जी, और बढ़ा ऐसे जा रहे होंगे, पता नहीं कोई किस बात की जल्दी है, समझ में नहीं आता है। मतलब ये सिचुएशन देखें जो अभी लेटेस्ट कल अपडेट आई थी, जो वो कारसाज पे जो सानिया हुआ है, कारसाज पे वो लैंड क्रूजर है, वो V8 इंजन की गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी है, उसकी स्पीड अगर आप देखेंगे तो फुटेज में इतनी स्पीड में गई है वो कि सोच, मतलब वो उसने जाके बाइक को मारा, 2 लोगों की जान ली, उसके बाद आगे जो सिटी जा रही थी उसको इतनी जोर से मारा कि वो, और ये फिर उलट गई। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस तरीके से अगर ट्रैफिक चल रहा है तो यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस का जो काम है या जो लोग हैं ना, आपको आगाही नजर है कि जैसे मैं ये बता रहा हूँ, ट्रैफिक पुलिस वाले वो, मतलब मैं और अजीत साहब अमूमी तौर पे यहाँ से वापस जा रहे होते हैं, हमें रास्ते में मिलते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले से पूछे ना कि वो अचानक से सामने आ जाएगा ट्रैफिक पुलिस वाला, अब गाड़ी है, ब्रेक है, मतलब टाइमिंग होती है, और वो सामने आ रहा है, रोको जैसे भी, अब मैं अचानक से अगर रुकूंगा पीछे वाला आके मुझे हिट कर देगा, वो भी रफ्तार में चल रहे हैं, और यहाँ तो इतना ट्रैफिक जाम होता है तो 40 क्या 20 पे भी नहीं क्रॉस कर रहे होते हैं। मेन ये है कि आपको आगाही मुहिम चलानी चाहिए, इस गवर्नमेंट को चलानी चाहिए, क्योंकि आप बैक टू बैक मैसेजेस होने चाहिए, बैक टू बैक जो हादसे हो रहे हैं, खुदा ना खास्ता, मतलब कि ये बढ़ते ही जा रहे हैं। आप एक वाकया है, उसके बाद आप देखें ना, डंपर का आ गया, फिर वो बच्ची पे बेचारी पे वो डंपर चढ़ गया, फिर एक और ट्रक पे उसने हिट कर दिया, फिर वो पानी के टैंकर ने हिट कर दिया, मतलब हम लोग भी परेशान हो गए, क्या हो गया अचानक से, एक खबर आई उसके बाद बैक टू बैक ये बुरी खबरें आना शुरू हो गई। सर लॉ हमारा अगर हो ना, सख्ती हो, जैसे हम एयरपोर्ट पे जैसे एंटर होते हैं तो हम फ़ौरन, हम जैसे किसी ऐसे रेड जोन में एंटर होते हैं फ़ौरन ऐसे हो जाते हैं कि यार कुछ ना, या हम किसी और मुल्क की फ़्लाइट, हम ही बहैसियत पाकिस्तानी, अगर हम दुबई जैसे पड़ोसी है ना, दुबई में आप उतर जाइए तो वहाँ आप बिल्कुल अलिफ की तरह हो जाएंगे, आपको पता है ना कि आपको डिपोर्ट कर देगा उठा के, आपने बड़ा पैसा लगाते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में कहते हैं नहीं नहीं, तो आप तो अपने आप ही मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, तो सर हम लॉ लेस कौम है, ठीक है, हम कानून पे अमल नहीं करते, अपने मुल्क करते हैं, वतन वतन कहते हैं, लेकिन मुल्क के कानून से हमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। हम ट्रैफिक में हमें सिर्फ अपनी फ़िक्र होती है, चाहे वो मोटरसाइकिल सवार है, चाहे गाड़ी सवार है, उसको अपनी फ़िक्र होती है कि 1000 गाड़ियों को क्रॉस करके मुझे कैसे निकलना है, चाहे उसको फिर अब लोग फुटपाथ पे गाड़ियां चढ़ा के भी निकलते हैं, यहाँ ये सूरत हाल है। यानी अच्छा, उस निकलने के दौड़ में वो पीछे हज़ारों गाड़ियों का ट्रैफिक जाम कर देते हैं, यानी एक शख्स अपने निकालने के लिए, अपना आगे जाने के लिए, अपने आप को आगे करने के लिए पीछे पूरे ट्रैफिक को जाम कर देता है। तो ये तो कानून की ऐसे लग रहा है कि हम एहसास अच्छा, गाड़ी चलाने के वक्त हमें ऐसे फील होता है कि हम अपनी मर्जी से गाड़ी नहीं चला रहे, बल्कि जो हमारे पीछे वाली गाड़ी है जो हमें टू 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 हमें धकेलता रहता है, हम मजबूरन उसकी मर्जी से गाड़ी चला रहे होते हैं, क्योंकि उसको हमें रास्ता देना होता है। तो ये सूरत हाल है। जहाँ तक कारसाज हादसे की बात है, ये तो देखें एक अलमनाक सूरत हाल है कि अमीरज़ादे इस तरह के हादसे पहले भी हुए हैं, उनको कोई फिक्र नहीं होती कि हमें क्या होगा, उसको पता ही नहीं कि पैसा किस तरह लोगों दो इंसानों को, और एक यंग स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी आमना जो, और जॉब करती थी, और उसका वालिद उनको लेने गया था। और मैं आपको बताऊं कि आज उस घर पे क्या गुजर रहा है वो वही जानते हैं। हम तो यहाँ तबसरे कर लेते हैं, एहसास हमें भी होता है, दुख हमें भी होता है, लेकिन उस घर पे जो बीता है वो वही जानते हैं, वो कोई नहीं जानता। तो इसको तो ये तो एक ऐसा वाक़या है जो हमारी आंखों के सामने हुआ है, जिसका CCTV है, सारा रिकॉर्ड मौजूद है। सर इसी शहर में सिस्टम, मैं कह रहा हूँ आप पंजाब चले जाइए, आप इस्लामाबाद चले जाइए, वहाँ भी तो सिस्टम तो एक ही है ना, तो वहाँ क्यों लॉ एंड ऑर्डर्स है, वहाँ क्यों लोग सेंस में चलते हैं, वहाँ क्यों एम्बुलेंस को देखने से उसके हॉर्न से पहले जगह दे दी जाती है। इस्लामाबाद में बहुत ट्रैफिक का सिस्टम अच्छा है, ये एक ही ज़मीन है ना, वो अलग तो नहीं है। हाँ, मैं कहूँ कि वो अलग, आधा पाकिस्तान अलग है, आधा पाकिस्तान। कराची में लाल ऐसे है, कराची में कानून पे कोई अमल नहीं करता। ये तो कराने वालों को चाहिए कि वो करवाएं। रही बात ट्रैफिक पुलिस की, जो अशरफ खान बात कर रहे हैं, थोड़ी सख्ती कर दीजिए आप। सख्ती करेंगे तो माल कैसे कमाएंगे? हाँ, वो जैसे कहा था कि वो पर्ची और ऑनलाइन ट्रैफिक पुलिस तो यहाँ सारा दिन पैसा कमाने के उसमें, यहाँ सिर्फ कराची में अगर रोज का हिसाब लगाया जाए फीड डिस्ट्रिक्ट का, तो कराची में हर ज़िले से करोड़ों रुपए वसूल होते हैं। लाखों रुपए के तो चालान होते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन करोड़ों रुपए तो सिर्फ ट्रैफिक वाले वसूल करते हैं। कर्जा उतार सकते हैं फिर तो अशरफ साहब, है
तो करोड़ों सर, करोड़ों की बात जहाँ तक ये, इस वक्त सब्जियां भी जो है वो करोड़ों में ही मुझे महंगी लग रहा है है, फ्यूचर सब्जियां में भी। महंगी मिलने वाली है, क्योंकि घर पहले लाखों में थे, अब करोड़ों में, और वो पता नहीं क्या होने वाला है। कभी हम कहते थे लखपति है, जब हम पीटीवी के ड्रामा में देखा करते थे, अब भाई तो लखपति कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ताहा रिपोर्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। ताहा, क्या सीन है जी, क्या अपडेट है, थोड़ा सा प्लीज़ बताएं। इस वक्त क्या महंगाई है, कितनी उरूज पर है, कौन सी सब्जी कितनी महंगी है, कितनी नहीं है? इस वक्त शहर कराची में जो है वो सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी और सारी है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की जाने वाली जो सब्जियां हैं, जिसके अंदर आलू, प्याज और टमाटर है, वो भी उनकी भी जो कीमतें हैं उनके अंदर भी उतार चढ़ाव का सिलसिला इस वक्त हम देख सकते हैं कि उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इस वक्त अगर हम बात करें प्याज की, तो प्याज जो है वो 10 रुपये महंगी हो चुकी है, और 10 रुपये महंगी होने के बाद 140 रुपये पर इसकी कीमत बरकरार है। और अगर हम बात करें आलू की, तो आलू की कीमत जो है वो हम देख रहे हैं कुछ कई दिनों से जो है वो 90 रुपये फी किलो के ऊपर बरकरार है। आलू की कीमत में न कमी आती हुई में नजर आ रही है, ना ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें टमाटर की, तो टमाटर 20 रुपये महंगा होने के बाद 200 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके अलावा अगर हम दीगर सब्जियों की बात करें, तो दीगर सब्जियों के अंदर भी उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो जारी सारी है। हर सालन का हिस्सा बनने वाले अगर हम लहसुन की बात करें, तो लहसुन जो है वो 630 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि इससे कबल जो है वो 600 रुपये में फरोख्त हो रहा था और 30 रुपये इजाफा हो चुका है। अदरक की अगर हम बात करें, तो अदरक भी जो है उसकी कीमत बरकरार है और वो 620 रुपये के अंदर फरोख्त किया जा रहा है। इन कीमतों के अंदर उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो दुकानदारों का ये कहना है कि जो सिलसिला पीछे से मंडी का सिलसिला है, मंडी के अंदर जो कीमतें हैं वो यही बरकरार हैं, उधर जो है उतार चढ़ाव होता है। और अगर हम सरकारी लिस्टों की बात करें, सरकारी नुस्खों की बात करें, तो दुकानदारों का ये कहना है कि पीछे से जब मंडी से हम खरीदते जाते हैं, तो मंडी में ही जो सब्जियां हैं वो सरकारी नोट पर फराहम नहीं की जा रही होती, तो हम फिर आगे सरकारी नोट के ऊपर किस तरह से फराहम करें, ताकि और यहाँ पर ये भी है, एक सवाल पैदा होता है कि जो कमिश्नर कराची हैं वो सरकारी नोट निकाल देते हैं, लिस्ट निकाल देते हैं, लेकिन लिस्ट के ऊपर अमल दरामद होता हुआ जो है नहीं नज़र आता, और अभी एक रिवायत सी बन चुकी है। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह, आपने नॉन स्टॉप ज़बरदस्त अंदाज में आपने सारी अपडेट्स दे दी। और सही कह रहे हैं कि जब पीछे से ही सामान महंगा आएगा तो सब्ज़ी वाला भी क्या करेगा बेचारा। तो सर वो पीछे से सामान जो आ रहा है अब उससे पूछें कि तुम्हें महंगा क्यों मिल रहा है, हालांकि जब खेतों से निकलता है तो उनसे पूछो उनको क्या मिल रहा है। जी काश्तकारों को जैसे तो गंदुमों को बिछा दिया गया, जी उनसे पूछो बच्चा गंदुम से कितने की लेते हैं और आगे कितने की सेल करते हैं। यही सिस्टम हमारा, फिर वही बात कि सिस्टम बहुत खराब है। जबान ना बोलेगा आप, जबान बोलो। वो यहाँ पे अगर हम जाके देखें, सब्जी मंडी पे आप जाके लेंगे ना, उसका रेट और ये सब्जी फरोश जो है बहुत ज़्यादा मुनाफा करते हैं, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि जो आवाम आ रही है ना, बस इसको लूटो, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम भी भाई से आवाम ही एक दूसरे को लूटने में लगे आज साहब। नहीं, इंतजामिया तो है। इसमें तो जो इन्होंने भी बताया, और रोज़ भी हम तबसरा भी करते हैं जी, सूरत हाल ये है कि अगर पीछे से ही महंगी मिलती है तो फिर आखिर रेट जो है, कमिश्नर कराची साहब जो रेट लगाते हैं उसका मैकेनिज़्म क्या है। सही, ज़ाहिर रेट बनाने का भी कोई मैकेनिज़्म तो होगा ना, कि आप सब्ज़ी मंडी से या जहाँ से भी ये चीज़ें आती हैं अशिया, उनको मैकेनिज़्म करके रेट बनाते हैं। तो रेट पे अमल, अच्छा ये एक कॉमन सा वर्ड है। आज से अगर 20 साल पहले भी हम लोग रिपोर्ट करते थे ना, तो यही जवाब मिलता था, जी पीछे से ही महंगी मिल रही है। तो ये अच्छा है पीछे से, ये एक जुमला बड़ा अच्छा लगा मुझे, अच्छा जुमला है बस। से। लेकिन असल बात है, अशरफ भाई कह रहे हैं कि मंडी के रेट और उनके रेट में 50% का फ़र्क है। जी हाँ, 50%, यानी जो चीज़ 100 रुपए की मिल रही है, यहाँ ये 150-200 रुपए उसको लगा रहे होते हैं। आम गरीब आदमी तो बेचारा वो तो फिर गया जिसकी तनख्वाह इतना तो चले हम मान लेते हैं जी, वहाँ से किराया है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन इतना खर्चा तो नहीं है ना कि टमाटर का अगर वहाँ आपको 100 रुपये किलो मिल रहा है, यहाँ आप 200 रुपये किलो बेच रहे हैं, इतना तो महंगा नहीं होगा फिर भी। जाहिर ऐसा ही है सर। ये रेटों की जहाँ तक बात हो रही है, तो सर रेट से मतलब माल का हाल की अगर हम बात करें सिर्फ भाई रेट, सर माल का हाल में क्या चल रहा है, इसमें क्या जी यहाँ पे देखा जाए डॉलर में जो इस्तेहकाम जो चल रहा है, तो इंटर बैंक अगर हम देखें तो इंटर बैंक में डॉलर रेंज बाउंड चल रहा है 278 रुपये 50 पैसे इंटर बैंक। ओपन मार्केट में कल 20 पैसे नीचे है, 280 रुपये में मिल रहा है आपको। ठीक है। अब कंसर्न ये है कि बाकी दीगर करेंसी देखें तो इंटरनेशनल से हम देखें, यूरो, पाउंड, दीगर करेंसी महंगी इसलिए हो रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है अगेंस्ट डॉलर वो जो है सस्ती हुई, तो डॉलर की वजह से यहाँ पे महंगी नज़र आ रही है। अब अगर आप करेंसी देखेंगे, यहाँ पे जो स्विस फ्रैंक है वो 324 रुपये का है, सऊदी रियाल इस वक्त 74 रुपये 42 पैसे का है,
बरतानी पाउंड भी आपका ऊपर जा रहा है, मतलब रोज़ 40 पैसे 50 पैसे। यूरो देखें ना 300, यूरो 308 रुपये 50 पैसे, कैनेडियन डॉलर 206 रुपये 90 पैसे पे पहुंच गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 189। तो इस वक्त कनाडा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। कनाडा बहुत जा फिर सऊदी रियाल का है, सऊदी अरब बहुत जा रहे हैं, और यूएई। आप कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो अभी यहीं हैं। अभी यहीं हैं? पाकिस्तान हमारी शान। अब वो जो हमारे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अभी कल भी दिया था रोशन डिजिटल अकाउंट का। अच्छा। तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने जो स्टेट बैंक का रोशन डिजिटल अकाउंट में 16 करोड़ डॉलर भेजे हैं पाकिस्तान एक महीने में, जुलाई में। अच्छा। इससे पहले जून में 20 करोड़ डॉलर भेजे थे। 4 करोड़ डॉलर कमी हुई है क्योंकि वहाँ भी महंगाई हो गई। महंगाई हुई है सही में। लेकिन जितनी महंगाई यहाँ हम लोगों ने एक दूसरे के साथ किया आज साहब, ये तो हम औरों को क्या कहें कि हम खुद ही अपने आप में ही एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं। जुमला कहा ना, हम में हर बंदा, मैं और आप दो है ना, हम भी ये सोच रहे हैं कि अजहर को कैसे लूटा जाए। हाँ। अजहर के जेब से किस तरह पैसे निकालने का हुनर हमें जो है। हुनर क्या है, हम इसमें मुझे लगे गाड़ी हुए हैं। कैसे निकालनी है वो मुझे। इवन जो एक बस का कंडक्टर है ना, वो भी लूटता है। यानी किराया अगर 20 रुपए है तो वो आपको बोलेगा 30 रुपए दो वरना बस से उतर जाओ। हाँ, यानी भाई कैसे 30 रुपए दूं, कहाँ लिखा हुआ है, कौन बोल रहा है, उसका कोई रेट लिस्ट कुछ भी नहीं। वो बोल रहा है देने हैं आपको बस, और कोई नहीं। बस तो देने। लूटने का जो हम मतलब बदमाशी से भी लूट लेते हैं, हुनर से भी लूट लेते हैं। अवाम को लूट रहा है और ये और लूट रहे हैं और लूटते रहेंगे। खौफ खुदा कर लीजिए कि दुनिया फ़ानी है, एक वक्त के बाद हमने भी जाना है। सर पता नहीं क्या होगा, हुकूक़ बात को हम संभाल लें तो कमाल हो जाए, तो ज़िंदगी आसान हो जाए, औरों का भला हो जाए। अशरफ भाई जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ़ फरमा हुए। आजिज़ साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप दोनों तशरीफ़ फरमा हुए। एक ख़ास आप लोगों का एक तबसरा है, तज्ज़िया है, कई सालों का आपकी मेहनत है जो आज माशाल्लाह आप यहाँ बैठे हैं और लोगों तक जो है सच्ची खबरों को अच्छे अंदाज़ में फैला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। वंस अगेन ज़िंदगी तो फिर दोबारा मुलाकात होगी। जनाब अली, वफ़ा लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। आप तो वफ़ा ले ही नहीं रहे, तो यहाँ पर हम छोटा सा वफ़ा लेते हैं। वफ़े के बाद दोबारा से खिदमत होंगे। सिटी एट 10 आपका मेज़बान अज़हर अली आपके साथ साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी एट 10 आपके मेज़बान अज़हर अली बेगा बेखिदमत में हाजिर है। हम यहाँ हाजिर हैं, अब वहाँ हाजिर हैं, और अब हमारे साथ वो ख़ास शख्सियात हाजिर हैं जिसका था आप लोगों का इंतज़ार। अब आप सोच रहे होंगे मैंने कोई ऐसी बात तो की नहीं थी जाने से पहले, लेकिन वो ज़रूरी है हमारे आम रूटीन में अगर हम बात की जाए, क्योंकि हमें सेहत अपनी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ मिले। अगर हम सेहत बख्श हैं, हमारा सिस्टम अच्छा चल रहा है, हमारी चीज़ें अपने टाइम पर हैं, तो हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। ना कि हम अपने आप का सिस्टम खुद बनाकर अपने हिसाब से चलना शुरू कर दें, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दें, तो यकीन जानी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। फिर उसके बाद शायद आप फिर किसी हर्बलिस्ट के पास जाएंगे या फिर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे जो आपको बेहतर लगेगा कि शायद मुझे यहाँ जाना चाहिए। तो बेहतर है वहाँ जाने से पहले अपना सिस्टम, क्योंकि आप जब जाते तो पहले वो आपकी काउंसलिंग ही करते हैं कि साहब पहले आप खाते क्या हैं, क्या कर रहे थे ऐसा कि जिसकी वजह ये पेश आई। वैसे तो डॉक्टर्स को पता ही होती हैं सब चीज़ें कि आप जब आए हैं उसके पास तो कोई ना कोई वजह है, और ये वजह देख के ही अंदाज़ा हो जाता है। आने वाले की चाल ही बता देती कि ये किस तरह के मामला से दो चार है कि आज आप इसको ठीक करेंगे। खैर, लेकिन बात ये कि सिलसिले को अच्छा बना के रखिए, मेंटेन डाइट्स लीजिए, वॉक कीजिए अच्छे से, जिस तरह डॉक्टर्स कहते आई हैं। सेब खाइए, वो चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जो आपके लिए बॉडी के लिए सेहतमंद रख सकता है। आज हमारे साथ जो है ख़ास शख्सियात हैं, मुख्तलिफ़ चैनल की ज़ीनत बनते रहते हैं। कराची मुख्तलिफ़ मकामात पर इनकी सिटिंग्स भी होती हैं और आप इनसे मिलते भी रहते हैं और आप माशाअल्लाह सेहतमंद भी हो रहे हैं क्योंकि आप इनका कहना मान रहे हैं। तो जनाब जब मैं इनसे मिलवाऊंगा तो फिर आप कहेंगे अरे यार इनसे तो हमारी मुलाकात हो चुकी है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर हसन मेमन साहब, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, हैसियत रखते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करेंगे सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सर, खैरियत से ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या बात है। और हमारे साथ जो है रज़ा इलाही साहब जो हैं मौजूद हैं, हर्बलिस्ट की हैसियत रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। और सर कैसे? ठीक हैं। आप दोनों का, भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। क्योंकि लोग कहते हैं कि कहीं दिख तो रहा है, कहीं हमने पहले ख़बरें पे डिस्कशन हुआ, फिर हमने कहा कि फ़ायदा भी होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन भी हो, इंफरटेनमेंट भी हो और मालूमात भी हो, तो भाई ये पूरा पैकेज बन जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मतलब के लिए हो। साहब इस वक्त जो है हम बात करें मोटापा, फैटी लीवर की अगर हम बात करें तो फैटी लीवर पे ज़रा थोड़ा सा बताएं ये क्या होता है, क्यों होता है। तो पहले से आपसे शुरू करते हैं, फिर सर आपकी राय भी लेंगे साथ साथ। जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन द प्रोग्राम। बेसिकली बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अभी जो इमर्जिंग टॉपिक है बेसिकली ये, बिकॉज कि ये आपको अफेक्ट करता है आपके लीवर को। ठीक है। लाइक और कॉजेज फैटी लिवर डिजीज़। ठीक है। जिस तरह आपका हेपेटाइटिस बी और सी आपके लीवर को डैमेज करते हैं, सेम इसी तरह से ये भी डैमेज करता है। ठीक है। अब ये दो तरह से हो सकता है, या तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, अच्छा, वो भी फैटी लिवर करवाता है, दूसरा आपका मोटापा। ठीक है। और इसकी शरह अभी हम पाकिस्तान में अगर से एक सर्वे के मुताबिक
27 से 30% है। अच्छा कैन यू इमेजिन? अच्छा। जो तो हेपेटाइटिस बी और सी के ऊपर हम लोग जो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बना रहे हैं, इतना उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसकी शरह इस वक्त 8 से 10% है, जो कि वो भी पाकिस्तान दूसरे नंबर का ममालिक है। और अब ओबेसिटी की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है, फैटी लिवर की और ज़्यादा शरह बढ़ती जा रही है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह बेसिकली ये है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आप देख लें, मार्केट चले जाएं, लोगों के पास लोगों के पास जो है पहनने ओढ़ने के पैसे नहीं हैं, किराया भरने के पैसे नहीं है, बिल के पैसे नहीं है, बट वो खाना खाएंगे बाहर जाके, वो खाना खाएंगे। सर गैस नहीं आ रही ना घर में, मसला गैस का बड़ा इशू है। खातून कहती है मैं कैसे पकाऊं, तो बाहर चल के खा लेते हैं या ऑर्डर कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है। हाँ। इस कौम को तो मेरे ख्याल है कि ये बहुत से चीज़ें ऐसी हैं जिसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। लाइक एक छोटा सा भी जो वो हुआ है, लाइक ये इंटरनेट का जो ब्रेक डाउन हुआ है अभी, $100 बिलियन का हमें नुकसान हुआ है। बताइए। तो हमें तो हर तरह से जो ना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। पाकिस्तान कौम बेचारी डटी हुई है, फिर भी खड़ी हुई है, हर तरह से बेचारी फेस कर रही है। तो इसमें भी थोड़ा सा एहतियात करें। लाइक 10 बजे तक गैस आ रही है तो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें कि पहले ही खाना पका के और पहले ही खाना खा लें। घर का खाना खाएं। गैस वाले भी कह रहे हैं कि भाई 10 बजे से पहले खाना खा लें, ये नहीं कि आप रात के 12 बजे खाना खा रहे हैं। पाबंद बना रहे हैं ना, टाइम के पाबंद बना रहे हैं, इसको पॉजिटिव लें उसको आप, तो आपको जो है आपका एंजाइटी का लेवल वो भी कम हो जाएगा। ठीक है। आप खाना भी जल्दी खा लेंगे। ठीक है। क्योंकि खाने से और सोने के दरमियान कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्फा होना चाहिए। अच्छा, यानी खाना खाने का। उससे तो पेट का हाजमा भी आपका अच्छा रहेगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने जो खाना खाया वो डाइजेस्ट हो जाएगा। आप आधे घंटे डेली वॉक कर लें। आप खाना खाने के फौरन बाद, खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद आप आधे घंटे बाद वॉक कर लें, आधे घंटे के लिए। और तो उससे ये होगा कि आपका जो फैट्स वगैरह हैं वो सब बर्न आउट हो जाएंगे। ओके। तो आपका वो हेल्प करेगा, मोटापा नहीं होने देगा। ठीक है। और जो कुछ लोग जो बहुत सारे तोत लेके बैठे होते, खाना खाए उसके बाद मोबाइल लेके बैठ गए। हाँ हाँ। बहुत बड़ा इशू है, पूरे दिन मोबाइल लेके बैठे हुए। मोबाइल फोन की मदद से वो हजम कर रहे होते सर। वो एक्चुअली उंगली, आप कहा कि इनको चलाना है, अपनी पैरों को चलाना है, वॉक करना है, वो अपनी उंगलियों को चला के समझते हैं कि हम वॉक अच्छी कर लेंगे। आपकी बात है, मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। मैंने एक वो छोटे बच्चों का, मैंने कहा आप पूरा दिन इस पे लगे हुए हैं, आप कम से कम जाएं क्रिकेट विकेट खेलें, आप कुछ और फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं इस पे ये क्रिकेट ही तो खेल रहा हूँ मोबाइल पे। तो अल्लाह अकबर। रज़ा साहब, इस वक्त मोटापा जो है एक दर्द सर बना हुआ है, और मेरे ख्याल से दर्द सर तो खुद बनाया जाता है। मेरे ख्याल से मोटापा, देखें अभी आप भी स्मार्ट आदमी, आप भी स्मार्ट आदमी हैं, बस ये थोड़ा सा मामला जो है थोड़ा सा अभी कम है अभी। अच्छा। हाँ, तो सर ये क्या करेंगे, ये कौन लोग होते हैं जो अपना ख्याल नहीं रखते, फिर आप लोग क्या करते हैं उनके साथ, ये भी तो बताएं ज़रा फिर आप। अच्छा देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को जो है ना, इंसान की बॉडी को सोलर सिस्टम पे रखा हुआ है। ठीक है। आप जब सूरज चढ़ता है खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, और सूरज ग़रूब होने के बाद जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि आप 10 बजे तक फारिग होकर रिलैक्स हो जाएं। ठीक है। इसके दौरान आपने देखा होगा कि जो लोग सुबह नाश्ता करते हैं या सुबह के मामूलात में रहते हैं, उन लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी लाइफ बड़ी हेल्थी होती है। और वो क्या खा रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं। एक मज़दूर लेबर बंदा जो कि ठेला चलाता है या कोई काम करता है, 60 साल का बंदा भी हेल्थी नज़र आ रहा है। एक वो बंदा जो कि 2 ऐसे चल रहे हैं, ऑफिस से निकलता है, गाड़ी में बैठता है, अब घर में जाता है, लेकिन वो 40 साल 45 साल का बूढ़ा नज़र आ रहा है। दोनों का मेटाबॉलिक रेट में बड़ा फ़र्क है। दोनों का मेटाबॉलिज्म जो है वो अलग अलग है। उसकी वजह ये है कि उनके जो सोने की जिस्मानी एक्टिविटी नहीं है, फिजिकली एक्टिविटी नहीं है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात ये कि जो सेहतमंद जिगर सेहतमंद ज़िंदगी की अलामत है। अच्छा, अगर मैं इसको मज़ीद वाज़ेह करके बताऊँ तो आप यूँ समझ लें कि जो लीवर है वो फैट डिपॉजिट बैंक है हमारा। ये जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें खाते हैं, जी जी जी, तो हमारे यहाँ डिपॉजिट करने की एक जगह है। अच्छा। और वो है लीवर। ओके। और फैटी होना इस चीज़ की अलामत है कि अब वो आपने अच्छा खासा अकाउंट बजट जो है ना वो बढ़ा लिया। अब इसके 2 सिग्नल हैं। अच्छा। एक तो ये कि देखिए आपका लिपिड प्रोफाइल आप कराते हैं और उसमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और साथ में आप LFT कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, और उसमें आपके लीवर एंजाइम बढ़े हुए हैं, जिसमें SGPT है ख़ुसूसन। अगर ये चीज़ें बढ़ी हुई है तो फिर बाइल बढ़ा हुआ है, तो फिर समझ लें कि ये रेड लाइन है, एक सिग्नल है। फिर जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि फैटी लीवर ये स्टार्ट है, आगे जाके लीवर सिरोसिस की तरफ जा रहा है। अच्छा। जिस तरह हेपेटाइटिस B और C लीवर सिरोसिस की तरफ जाते हैं एंड पे जाके, ठीक इसी तरह से। अच्छा, इसमें यह है कि अगर आप ये सोच रहे हो
कि जी हमारे मामूलात वही रहेंगे और हम जुशांदे पी के और काम चला लेंगे या कोई छू मंतर हो जाएगा, जी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस तरह का हाँ, ये कोई कहानी नहीं है जो आप देखते रहते हैं ना वो यूट्यूब पे टोट के अपने कि जी ये 10 दिन इस्तेमाल करें तो आपका फैटी लीवर ठीक हो जाएगा, 15 दिन में मोटापा खत्म हो जाएगा। ये सब ख्वाब हैं, सुहाग है। रूटीन बता देना अगर हाँ, रूटीन आप अपने मामूलात को चेंज करें और मामूलात को चेंज नहीं कर सकते तो इतनी एनर्जी चाहिए आपको। अगर आप गाड़ी 10 किलोमीटर चलाते हैं तो उसमें 20 किलोमीटर का पेट्रोल डाल लें। सही बात। हमने 100 किलोमीटर का क्यों डाल रहे हैं आप उसमें? तो आप कर ये रहे हैं कि जो आपकी रोज़मर्रा के मामूलात में जितनी एनर्जी आपको दरकार है, लीवर जितना मेटाबॉलाइज कर सकता है चीज़ों को, उतनी ही आप चीज़ों को लें। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो है मैदे से बनी हुई अशिया ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि बाहर का खाना और उसके अलावा सब बेकरी आइटम हो गए, फास्ट बेकरी आइटम भी, हाँ बेकरी आइटम भी। ये जो हमारा कल्चर, डबल रोटियां और पापे लेके जा रहे होते हैं घरों पे। हाँ, यही तो वजह है ना। आप इसमें ये है कि उसमें कौन सा ऑयल इस्तेमाल हो रहा है पता है आपको? क्या आपकी बॉडी जो है अल्लाह ताला ने, फर्ज करें कि आपकी गाड़ी रखी हुई अल्लाह ताला ने पेट्रोल पे आप डाल रहे हैं उसमें डीजल, तो क्या हाल होगा इंजन का? अल्लाह ताला ने आपकी जो बॉडी बनाई है वो बनाई इस चीज़ के लिए है कि आपने ऑर्गेनिक खाना है। आपके लिए पराठे खा सकते? हाँ जी बिल्कुल खा सकते हैं, घर में खाएं, एंजॉय करें। हसन साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में? घर के पराठे ऑयल घी में पके हुए। देखिए हमारे यहाँ खाने का रुझान बहुत ज़्यादा है। बेसिकली सुबह उठे तो 2-2 पराठे मंड के खा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, खाना चाहिए। और वो किस तरह के तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? तो वो एक बहुत बड़ा अच्छा तेल अगर ले लें, अच्छा तेल अच्छा होता है कभी? तेल में भी ऑब्वियसली बात है कि इसमें ग्रेडेड्स हैं, ठीक है? 1 नंबर कॉनोला ऑयल है, सही है। उसके बाद 2 नंबर 3 नंबर जो मार्केट में जो इस्तेमाल होते हैं। थोड़ी देर पहले आपने मुझे तो खाने का पूछा था, लेकिन आपके बाहर के खाने तो मैं कहूँगा एक दफ़ा भी अलाउ नहीं करता मैं, क्योंकि इस वक्त जो बाहर खाने इस्तेमाल हो रहे हैं, आप समझो आपको जो घरों में इस्तेमाल करते हैं 600 साढ़े 600 रुपये किलो है। तो आपको लगता है कि इतना कंपटीशन है, बाहर वाला आपको जो है वो कम पैसों में अच्छा तेल इस्तेमाल करेगा, उससे प्रॉफिट चाहिए। कोई चेक एंड बैलेंस उसके पास नहीं है, हम अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में। तो इसी तरह से ऑयल के कुछ ग्रेडेड्स हैं। अच्छा। और जो आपने इस्तेमाल करने, ठीक है, लेकिन डेली पराठे इस्तेमाल करना उससे ना गैस्ट्राइटिस हो जाती है, उससे गैस्ट्रो के प्रॉब्लम अक्सर पेशेंट को रहते हैं। अच्छा। यही फिर रात को क्या करते हैं, रात को निहारी खाएंगे, पाए खाएंगे, तो उसके बाद पेट को ऐसे ये बना लेंगे कि बस डॉक्टर साहब अब मुझे ठीक नहीं हो किधर, तो पहले खा के आपने खुद अपने ये बीमारी, उसके बाद उसको वो मेडिसिन दें, 2-3 दिन वो ठीक होने शुरू हो जाए, फिर वो मेडिसिन के बाद वो पराठे खा लें, फिर वो पेट पकड़ के बैठ जाए, फिर वो इमरजेंसी में पहुंचे। अब देखते हैं किसने पेट पकड़ा हुआ है। मैं बात करता हूँ, कौन है जी लाइन पे? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अजहर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हो? ठीक हो? देखिए रमसा जी, कभी तो मुझे बात महसूस हो रही है, लेकिन अजहर भाई मैं रेगुलर कॉलर हूँ, लेकिन आप भी 321 की जान है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो आपका अंदाज, आपकी मुस्कुराहट ही मैं कहता हूँ इतनी डिफरेंट है ना, उससे देखते ही मुझे बड़ी सर जब अच्छे से मेहमान हमारे घर आए हो तो मुस्कुराहट जाइए सारी रखें। अच्छा चूंकि डॉक्टर दोनों मेहमानों को बहुत सलाम है। अगर भाई बात ये है कि मेरी नजर में तो बात ये, अगर आप अपने पेट को कंट्रोल करना है ना, तो अपने मुंह को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। लेकिन अभी बात हो रही है, इन्होंने एक रेड लाइन क्रॉस करने की बात की, तो वो तो हमारी नेशनल आदत बन चुकी है, रेड लाइन और रेड सिग्नल तोड़ना, वो तो हम तोड़ते ही, ठीक है। लेकिन अब ये ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक की बात हुई, तो अनफॉर्चुनेटली मैं कहाँ से ऑर्गेनिक लाऊं? मुझे बताइए। अगर मैं डब्बे का दूध पीता हूँ तो उसमें प्रिजर्वेटिव है और वो भी बहुत यूजर फेड है, वैसे पीता हूँ तो वो उसमें पता नहीं क्या क्या मिला होता है। अब आप तेल की बात करें ना, अगर भाई तेल का मतलब ये, तो तेल जाहिर की बात है, तेल अगर रिफाइंड तेल भी है ना, तो उसके अंदर जो उसको रिफाइन करने के लिए केमिकल डाले जाते हैं, वो भी बड़े मुद्रित है। अब मैं कहाँ बैलेंस करूँ, कहाँ नहीं करूँ? एक तो मेरा सवाल ये, दूसरा ही सवाल ये कि हम शादी ब्याह पे खाने पे जाते हैं और जब मुफ्ता तोड़ते हैं तो वहां तो हम मतलब माले मुफ्ते में महम समझ के खाते हैं ना, फिर आके हम जब सो जाते हैं तो सारा खाना हमारे सीने में अटका रहता है, ठीक है। उस चीज से हम कैसे निजात हासिल करें? अगर मैंने फर्स्ट करो अकबरी साहब हमारे बैठे में इनसे सवाल करना, तो हम तो भी करते हैं ना बहुत सारे लोग, तो अगर हमने अपने आप को हैवी फील कर रहे हैं और तो उसका क्या तोड़ है आपके पास, वो क्या हम कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया, मैं पता करता हूँ। थैंक यू सर। डब्बे का दूध, अच्छा तेल, क्या खाएं क्या ना खाएं समझ नहीं आता। कहीं जेन्युइन चीज़, क्या हम कराची छोड़ के किसी गांव की ज़िंदगी में चले जाएं? सर पहले हसन साहब।
जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल खाने का हम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लाइक मेरा कज़न है, उनकी भी बेटियाँ कुछ 5 साल की, मेरी बेटी 5 साल की, बट उनके आप देखेंगे तो उनकी हेल्थ फिटनेस उनकी बिल्कुल डिफरेंट रहती है, ठीक है। और इसी तरह हमारे यहाँ भी अगर आप जो हाई क्लास सोसाइटी या लो क्लास सोसाइटी में जाएँ तो उनका बिल्कुल जो ना उनका जो गेस्चर है टोटली डिफरेंट होगा। जो लोअर वाले लोग बिल्कुल बेचारे जो ना वो हल्का फुल्का तेल इस्तेमाल करते होंगे बेचारे, वो प्रॉपर डाइट इस्तेमाल नहीं कर सकते वो, तो वो बिल्कुल ही बेचारे वीक और वो कहीं ना कहीं बीमारी में फंसे रहेंगे। ठीक है। आप जाने सिविल अस्पताल में सारे जो ना हर तरह की बीमारियाँ वो हमें सिविल अस्पताल में मिल जाएंगी हमें, अच्छे हॉस्पिटल में, क्योंकि बिकॉज दे केयर अबाउट देमसेल्फ। वो अच्छा अगर तेल भी इस्तेमाल करेंगे तो उनकी कोशिश होगी मैं ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करूँगा, और जिसका बजट है वो तो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर लेगा। जी बिल्कुल। अच्छा दूध का ये बड़ा अच्छा उन्होंने डिस्कस किया कि लाइक हम भैंसों का दूध लें, किसी के लिए कोई जेन्युइन कहाँ से मिले हम तो समझ नहीं आता। हाँ, अब कुछ डेयरीज हैं जो कि अच्छा दूध मिल रहा है जहाँ से लेके आप बॉयल कर सकते हैं, ठीक है। वो अब आपको खुद को सर्च करना होगा। बाकी दूसरी बात ये कि जो डब्बे वाला दूध है जो पहले बहुत अच्छा समझा जाता था, अब उनके बारे में कहा जाता है इसमें फॉर्मलिन इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह, दैट्स रियली हैजर्डस फॉर दी। सर इसी को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे कि आखिर डब्बे के दूध में ऐसा क्या इस्तेमाल किया जाए जो आपके लिए सेहत बख्श नहीं है। वक्त के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी एट 10 आपका मेज़बान अजहर अली बेग अपने खुदमत में हाजिर है और हम जान रहे थे जनाब अली की फैटी लीवर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अजहर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हर्बलिस्ट की हैसियत रखते हैं और HCPS की हैसियत रखते हैं हमारे भाई, जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट में अपनी महारत रखते हैं। जान रहे थे कि डब्बे का दूध, अब बात आती है कि खाने पीने की बात आ जाए तो हम मार्केट से तो आपको अच्छा बहुत मुश्किल से ही मिल सकता है, अपनी क्योर कैसे करें साहब, ये बताएं। देखिए फैटी लिवर को बेसिकली जो है ना आपने इसके जो रिस्क फैक्टर हैं शुगर, अगर शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करें, ठीक है। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल करवा के देखा जाता है कि अगर किसी की आपको चिकनाई है कि बढ़ी भी बहुत, तो उसकी पहले तो आपने कहा कि वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, उससे इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर आपको कुछ मेडिकेशन दी जाती हैं जिससे आपको वो फैट आपका कम हो जाता है आपका, ठीक है। इसके अलावा लाइक जो सैचुरेटेड फैट्स हैं आपको उनको अवॉइड करना है। वो होता है लाइक आप जो फास्ट फूड वगैरह ले रहे हैं, बर्गर्स ले रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज बहुत ले रहे हैं, वो कार्सिनोजेंस भी होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो उसको बेसिकली अवॉइड करने के लिए आपने ट्रांस फैट जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं आपने, लाइक फिश है, नट्स हैं, सही है, जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको उससे बेटरमेंट होगा, ठीक है। जो ट्रांस फैट हो बेसिकली उनसे भी आपने अवॉइड करना है, ओके। अच्छा, इसमें बेसिकली हम लोग इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जो डॉक्टर बताए लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं इसमें। इसके अलावा जो है अपना इसमें अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवा के देखा जाता है लीवर का क्या स्टेटस है, और इसके अलावा फाइब्रो स्कैन भी करवाया जाता है जिससे देखा जाएगा कि कौन सा स्टेज है उसका, F1 है, F2 है, 3 है, 4 है। अच्छा, इनिशियल स्टेज है तो इंशाल्लाह होपफुली वो रिकवर हो जाता है, लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं दैट्स गोइंग टू बी इन द वर्स्ट कंडीशन एंड कैन लीड टू सिरोसिस, और फिर फर्दर उसमें पेट में पानी का भर जाना और खुदा न खास्ता उसमें जो है और दूसरी जो ऑर्गन्स में वो भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो इंसान अपनी पहले से क्योर कर ले तो पहले से इसमें जो है ना क्योर करें, और उस चीज़ को आप इनिशियली अगर आपको सिम्टम इस तरह हो रहे हैं लाइक बदहजमी शिकायत हो रही है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, अगर आपको एसिडिटी का शिकार होते हैं अक्सर और बेशतर लोग, बदहजमी का भी शिकार होता है या उसका उससे भी ताल्लुक होता है, उससे बिल्कुल होता है। अच्छा, और तो इसीलिए लाइक जो पराठे भी खा रहे हैं या इस तरह के जो लेट नाइट मील्स ले रहे हैं, मुर्गा मसलम बहुत खाना ले रहे हैं स्पाइसी, तो ऑब्वियस बात ले, हाँ टाइम पर ना खाना खा के फौरन लेट जाना, कैसे हजम होगा, पॉसिबल ही नहीं है ना सर। बहुत से लोग डॉक्टर ग्रेविटी है वो भी नीचे जाएगा, आप लेटे में तो वो नीचे कैसे फूट जाएगा। ठीक बात है। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि बहुत से लोग घबराते हैं कि यार डॉक्टर पास जाएंगे ना पता नहीं वो क्या खर्चा बता दे, जो हालात इस वक्त माशरे के हैं, लोग डरते हैं यार पैसे नहीं है, मैं घर का जैसे आपने अर्ज किया था कि बिजली के बिल पूरे कर ले, बच्चे की फीसें पूरी कर ले, तो बहुत से कहते हैं फीस भी देनी पड़ेगी, फिर मेडिसिन भी बहुत महंगी हो चुकी हैं। तो सर कुछ ऐसी मामला बताएं कि जिनका एसिडिटी का इशू अगर हम आम बात करें या बीपी जिनका बढ़ रहा है उनके लिए, तो क्या ऐसा करें जैसे आपने अर्ज किया कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, जो बाहरी खाने बंद करें, और ऐसा क्या करें कि घर में हम इस्तेमाल कुछ करें जैसे घर में मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो है ना आप ऑयल प्रॉपर इस्तेमाल करें, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें कि यार मैं हल्का तेल लेके आ जाऊँ तो जो है मैं इससे बचत हो जाएगी। सही है, आज घर में खाना नहीं पकाया तो बाहर से समोसे मंगवा ली, बाहर से निहारी मंगवा ली, तो उससे आप बचेंगे ना आप तो। और डेली आधा घंटा वॉक करें, आप ऑनेस्टली बता रहा हूँ, डेली आधा घंटा वॉक करने से ना आप इतना बेटर फील करेंगे, ना सिर्फ फैटी लिवर बल्कि दूसरी भी आपकी जो ना बेहतर हो जाएंगी। फिर डॉक्टर को ब्लेम नहीं करेंगे कि डॉक्टर की जो फीसें बहुत ज़्यादा हैं,
बहुत ज़्यादा टेस्ट लेके अपने देते हैं। आप को सेट कर लेना, अपने आप को सेट कर लें, सेट कर लें। हाँ। तो और ये जो बाकी जो मैंने चीज़ें बताई हैं, तो इंशाल्लाह होपफुली ये सारी घर पे आप ये चीज़ों को करें, नमक से एहतियात करें और बाकी ये सब चीज़ों से एहतियात करेंगे ना, तो इंशाल्लाह। तो वो इंशाल्लाह होपफुली चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बेहतर हो जाएंगे। रजा साहब प्लीज इस बारे में आपकी क्या राय है? जी, बीपी का बढ़ना, शुगर पेशेंट्स के लिए बड़ा एक है, वजन का बढ़ फैटी जाना। लीवर जो है ना, फीमेल में फैटी लीवर अमूमन देखा जाता है, ठीक वहाँ है। पीसीओएस डिजीज भी साथ में देखी गई है जी। या थायराइड इशू भी होते हैं साथ थायराइड में। इशू होता है। और फीमेल में आपको पता है कम्प्लेक्स होता है, तो मोटापा रहना, और एक थोड़ा सा डाइट फोबिया भी चल रहा है हमारे यहाँ कि डाइट कर रही है और ऐसी डाइट की जिसमें विटामिन डी भी कम हो जाए, और पहले ही डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, पता चले और भी काफ़ी सारी चीज़ें, B12 भी लो हो गया है। तो एक तो फीमेल के लिए जो है वो ये है कि वो एक तो देखें साइलेंट खाना तीनों बार खाएं, अच्छा, फाका नहीं करें। हाँ लोग अक्सर बेचते हैं हाँ। सुबह का नाश्ता, एक हमारे यहाँ को मिस कर फास्टिंग रुझान चला हुआ है बहुत ज्यादा, उस पर बड़ा काम हो रहा है, फास्टिंग फास्टिंग फास्टिंग। लेकिन किन लोगों को करनी चाहिए, ये एक मुआलिज ही, एक डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि ये लोग कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, और डाइट में लेना है तो क्या क्या लेना है। सही। अच्छा, अब हम एक जनरली बात कर लेते हैं जो पूरा मुआशरती कम्प्लेक्स, उसमें अगर फीमेल को ये इशू है तो उसमें आप देखें खाना तीनों बार खाएं। खाने में आपने डॉक्टर साहब ने बताया कि नमक का इस्तेमाल कम करें, नमक का इस्तेमाल कम करें, और साथ में ये करें कि आप कुछ अरसे के लिए चीनी को बंद ही कर दें तो बेहतर है। अच्छा, हाँ, चीनी अगर बंद नहीं कर कहते हैं सर सकते ब्राउन शुगर ये गुड़ कुछ बस थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। अच्छा, वो आपकी खास वैसा नहीं कि फर्क मैं है। गुड़ को पिसवा लूं और वो इस्तेमाल हाँ, देसी, नहीं 19-20 ऐसा का ही नहीं। फर्क है। अच्छा, अब इसमें ये है, या फिर उसकी मिकदार कम कर दें, मिकदार ठीक है ना। अब उसमें ये होगा कि एक तो चीनी का इस्तेमाल कम करें, दूसरा खाने में देखें आपने खालिश चीज़ें जी जनाब वो साइलेंट हमें सारे मार्केट में मिलते हैं, ठीक है, और हमें मटन भी मिल जाता है, फ़िश भी मिल जाती है, हमें अंडा भी मिल जाता है, ठीक है, और उसके साथ साथ देखिए हमारे पास सरसों का तेल अवेलेबल है। हाँ, जैतून का तेल नहीं तो सरसों का तेल आप अफोर्ड कर सकते हैं। और हाँ, जो जैतून का नहीं बेयर कर सकते वो सरसों पे भी, हाँ, और सरसों का आप ले सकते हैं। और सरसों का तेल जो है ये मार्केट में जो अच्छे स्टैंडर्ड ऑयल हैं इनके साथ इससे मैच ही करता है, नीचे नहीं है, इससे ये रिसर्च हो चुकी है। अब आप ऐसे करें जी, आपने जो है वो खाने के 3 पोर्शन बना लें, उसमें आप एक हिस्सा जैसे उसमें थोड़ा सा आप ड्राई फ्रूट रख लें, एक हिस्से में सैलेड है, फ्रूट है, मिक्स रखें। हाँ, सैलेड फ्रूट मिक्स रखें, और साथ में जो है आप उसके ऊपर लेमन है या सिरका है वो डाल सकते हैं। अगर आप कोई मैदे की दवाइयाँ वगैरह खा रहे हैं, एसिडिटी या तेजाबियत का इशू ज़्यादा है तो उसमें लेमन वगैरह ना डालें, खटाई का इस्तेमाल ना करें, उसमें आप बतौर सैलेड वो इस्तेमाल करें। इससे ये होगा, साथ में आप चपाती लें, लेकिन ब्राउन, हाँ, और उसके साथ ये नहीं वो जो देसी आटे की होती है, उसमें ये होता है मार्केट में वो सही होती है ब्राउन ब्रेड। हाँ, वो भी चल जाएगी। मसला ये है कि उससे फिर ये होगा कि आपका जो कैलोरीज रेशो है एक तो वो कम हो जाएगा, दूसरा ये है कि आपने जो आपका जो दोपहर तक का टाइम है उसमें भी आपने यही इसी तरह की डाइट लेनी है, रोटी भी लेंगे, आपकी नींद भी अच्छी होगी। बाज़ लोग ऐसा होता है कीटो डाइट पे आ जाते हैं, उससे फिर नींद उड़ जाती है, काफ़ी सारे मसाइल होते हैं, सर का दर्द वगैरह होता है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि वो जो आरामदा लाइफ वाले लोग हैं, पुरसकून ज़िंदगी वाले जो लोग हैं, खाना पीना है, सोना है और मोबाइल देखना है, हाँ, ऐसे मामूलात वाले जो लोग हैं वो आधे घंटे की अगर वॉक कर लें तो वो बेहतर है। और उसमें भी अगर वो 2 चपाती खाते हैं, 3 चपाती खाते हैं, उसमें फ्रूट और सैलेड की एक बड़ी सी प्लेट बना लें, उसके साथ आप 1 चपाती कर लें, ओके, ठीक है ना, और मीठा जो है उसको काफ़ी हद तक बंद करें। अच्छा, इससे दूसरा ये कि जड़ी बूटी एक मार्केट में मिलती है जिसे हम बोलते हैं रहमत चीनी, इसमें भी 2 नंबर होने के खतरात हैं। अच्छा, उसकी वजह ये कि ये सस्ती है, ओके। इसके आप जो है वो 00 साइज़ के कैप्सूल होते हैं वो भर लें, 1 कैप्सूल आप सुबह शाम इसका लें। आपने LFT कराया हो, उसमें कुछ आपको नज़र आ रहा हो तो 1 मंथ के बाद दोबारा कराइएगा, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, क्या नाम बताया सर आपने? रेवंत चीनी। रेवंत, हाँ, रेवंत चीनी। और जिन ख़वातीन को PCOS के साथ फैटी लीवर का इशू है, मोटापा है, या फैटी चाइल्ड में जो लोग आते हैं उसमें अमलतास की फली मिलती है बाज़ार से, ठीक है, वो भी खालिश मिलती है, वो किबला फरमा रहे थे, खालिश चीज़ें नहीं मिलती। अमलतास की फली है जी, वो हमारे यहाँ कराची में भी होती है। अच्छा, वो आप ले लें, 4-5 इंच का उसका टुकड़ा लेंगे, उसके अंदर पल्ब होता है,
ठीक है। मीठा होता है वो, ओके। कड़वा भी नहीं होता। ठीक है। तो आप 8-10 जो है उसके पल्प के वो बने होते हैं रिंग से, वो निकाल लें और उसमें 1 चम्मच मकोदाना डालें, 1 गिलास पानी में पका लें उसको, जब आधा गिलास रह जाए उसे छान के आप पिएं। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये करें, लेकिन उसके साथ साथ मेडिकली इंक्वायरी भी करते रहें। मेडिकली इंक्वायरी से बता दिए कि मनतकी तौर पे नहीं, वैसे ही अपने खुद साख्ता तौर पे ये तय नहीं करें कि जी मैं बेहतर हो रहा हूँ या ठीक हो रहा हूँ। सही है। अब प्रॉपर जो अपना मेडिकली टेस्ट हैं वो भी कराते रहें, उससे ये होगा कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपके रिजल्ट्स भी आते रहेंगे। सर आखिर में मुझे बताएगा कि मर्दों के लिए सबसे ज़्यादा टमी हाँ, बाहर मैंने कैसे कहा कम करें, क्या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें कि मैंने कहा ना आपसे कि ये फेड डिपॉजिट बैंक है, Basically ये सबसे late अच्छा night बैंक meals- हमारा पेट ही है। लेट नाइट इसी मील जो ने पेट बाहर भर के जो आना है। खाना बहुत खाते हैं ना, इसी ने बाहर आना तो है। उससे बेसिकली पेट आपका बहुत ज़्यादा बाहर आता है, गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं। तो इससे लाइक है कि वो इस्लाम में भी है कि अगर खाना खाते हैं तो आधी रोटी की जगह छोड़नी चाहिए। ठीक है। मॉर्निंग में अगर आप खाना खाएं तो मॉर्निंग का आपका हैवी मील होना चाहिए, दोपहर का आपका हल्का और रात वाला बिल्कुल लाइट होना चाहिए। ओके। और आजकल बिल्कुल अपोजिट चल रहा है, प्रोटीनेशियस मिल जो कार्बोहाइड्रेट हाई कार्ब्स है वो हम ले रहे हैं रात में, और दिन में आप जो वो अपने बिल्कुल आपने वो छोड़ा हुआ है, दिन में तो काम लेते ही नहीं है। तो बेहतर है कि डेली का अपना जो इन्होंने बताया कि सैलेड का इस्तेमाल डेली सैलेड इस्तेमाल का करें। इस्तेमाल, बड़ी अच्छी बात बताई चाय का अगर आप 8 कप 10 कप पी रहे हैं तो आप कट डाउन करके आज आप 4 कर लें, फिर 2 कर लें, फिर 1 कर लें। वो ब्लैक टी भी तो होती है क्या हमारे, वो भी पीते हैं कहते हैं ब्लैक टी लेकिन असल में उसमें- ये भी है ना, कई लोग आरामदा हैं, उनको नींद तो आती नहीं है सही सुकून से, क्योंकि जिस्मानी एक्टिविटी है ही नहीं, रात को उन्होंने ट्रैंकुलाइजर लेके सोना है, ठीक है, उससे और मेटाबॉलिज्म लो हो जाना है, नतीजा ये निकलना है ना। तो उससे ये है कि कैफीन की, निकोटीन की एक जो मुनासिब मकदार होती है, कैफीन की एक मुनासिब जो मकदार है वो यही है कि अगर आप लेते हैं उसमें ग्रीन टी, कॉफ़ी रात को सोते वक्त ना लें तो नींद पुरसकून नहीं आएगी। इसमें ग्रीन टी जो है वो रात सोते वक्त आप ले लें तो उससे वो बेहतर रहेगा। वैसे कैफीन का ना अभी यूरोपियन गाइडलाइंस के हवाले से लिवर के लिए हेल्पफुल है, मतलब बेटर है कैफीन। ठीक तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड, हर चीज़ लिमिट में लेना, तो दैट्स बेटर फॉर। सर टाइम की बड़ी कमी है और बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आपका आने का बेहद शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे हसन मेमन साहब, आपका थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। कम वक्त में काफ़ी चीज़ें हमने सीखने की कोशिश की, उम्मीद है कि हम पूरा होंगे। रज़ा साहब आपका बेहद शुक्रिया, हर्बलिस्ट की हैसियत रखते हैं आप, और अल्लाह ताला आप लोगों के कामों में, ज़िंदगी में बहुत बरकत अता फरमाए, बहुत खुश रखे आपको। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। सर रूटीन एंड ऑफ टाइम यही नज़र आता है कि रूटीन को बेहतर बनाएं, बैलेंस डाइट लें, तो यकीन जानिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और खूबसूरत हो जाएगी। वफ़ा लेते हैं, वफ़े के बाद हमारे साथ और बहुत सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें हम बात करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, जो माशरे में जो चल रहे हैं आखिर हो क्या रहा है, तो उसको थोड़ा सा सेट करते हैं वफ़े के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपने खिदमत में हाजिर है। हम यहाँ हाजिर हैं, आप वहाँ हाजिर हैं, और आप बैठे बैठे हमारा प्रोग्राम देखें, एंजॉय कर रहे होंगे यकीनन, क्योंकि हर मोड़ पर हर मामला को हम डिस्कस करते जा रहे हैं। वक्त का जो है वो बड़ी कमी है, लेकिन क्या करें कि सबको बुलाना है, बिठाना है, सजाना है, घर में रौनकें लगानी है। तो जब घर में जब रौनकें होती हैं तो रौनकें जो है वो वालिदैन से शुरू होती हैं, मियाँ बीवी और फिर बच्चे, पूरा पैकेज होता है, और सबका जो है एक अहम रोल होता है हर इसमें। और जैसे वालिद की एक ज़िम्मेदारी है, इसी तरह एक बेगम की भी ज़िम्मेदारी है, यानी अम्मी की भी ज़िम्मेदारी है, तो अब्बू की भी है। तो अब्बू ने जाना है बाहर से कुछ कमा के लाना है, तो अम्मी ने उसको संभालना है। इसी तरीके से बच्चों की जिम्मेदारी कि अपने बड़ों का कहना मानना है, और जिस तरह को सिमत होकर एक चलाना है, तो घर पे कामयाब बनाना है। तो बात सिंपल सी ये है कि आज हमारे साथ बड़ी ख़ास शख्सियात मौजूद हैं। मुफ्त टीवी चैनल्स के ऊपर आप इनको देखते रहते हैं, राइटर की हैसियत से भी देखते रहते हैं आप इनको, न सिर्फ बल्कि टीवी एक्टिंग के हवाले से भी देख सकते हैं। हमारे साथ डिज़ाइनर भी मौजूद हैं, अपने आप में एक बहुत मुनफरिद शख्सियात हैं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज का जो हमारा स्पेशल एक टॉपिक है, वैसे टॉपिक तो खैर आप भी सोचेंगे कि मैंने क्या रख दिया है, लेकिन टॉपिक है कि बेगम की अलमारी हमेशा से भारी। तो बात यह है कि ये टॉपिक जो है ये रखा गया है, लेकिन ये मैंने नहीं रखा, ये हमारी पूरी टीम का सोच विचार थी। लेकिन इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे और दो तरफा बात करेंगे, एक तरफ बात करना मुनासिब नहीं रहेगा। सबका अहमियत हामिल है, सब इंसान एक जैसे काम कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी अदा कर रहे हैं। मर्द की बात की जाए, वो भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ सुबह से शाम लगा देता है अपने बच्चों बीवी की छत के लिए, खान खिलाने के लिए, ना सिर्फ बल्कि बीवी की अगर बात की जाए, माँ की बात की जाए, 24/7 काम करती है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और खिदमत। तो इसमें मैं नहीं समझता कि जब मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, अर्श पर बन जाता है सिलसिला, और यहाँ से जाने के बाद भी आप मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो एक ऐसा रिश्ता जो वहाँ जाकर भी बनता है।
और तो इस रिश्ते को मैं नहीं समझता, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिश्ता है। या हम और आप इसको मजाक ले लेते हैं, मैं समझता हूँ इसको हल्का ले लेते हैं, सॉलिड से आम जबान में अगर बात करें तो इसको नहीं, क्योंकि हर इंसान भी इंपॉर्टेंट, हर इंसान इंपॉर्टेंट है, उसका एक किरदार इंपॉर्टेंट है, बेमायनी है। जैसा ये 5 उंगलियां हमारे हाथ में है, तो 5 उंगलियां हैं तो ये हाथ हमारे काम का, वरना ये हाथ भी किसी काम का नहीं है। तो हमें मिलजुल कर रहें और कंपटीशन के दौड़ में ना लेकिन किसी को ना देखें कि यार वो ऐसे है तो मैं ऐसा क्यों नहीं, ये वो ऐसा कमा रही है, कमा रहा है, ये वो ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा क्यों नहीं, या तुम ऐसी क्यों नहीं हो जैसी वो है, या वो ऐसे हैं, ये ना कीजिए। आप जो हैं वो आप बहुत अच्छे हैं, आपकी वाइफ या आपकी वालदा, आपके फादर, वो एक दूसरे में अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन आपने उसमें अच्छाइयाँ निकालनी है, उसमें बुराइयाँ ना निकालिए। वक्त बहुत मुख्तसर सा है, लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे मोहम्मद आबिद साहब, नबीला साहिबा और सबा साहिबा। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह जीते जागते हंसते मुस्कुराती फैमिली आज हमारे साथ मौजूद है। और नबीला साहिबा कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि जब आपसे मुलाकात हुई, आपको देखा तो एक जिंदा दिल होस्ट, क्या बात है, क्योंकि आपकी होस्ट इतनी अच्छी है, मगर आपको भी देखा कि आपके भी शोज देखे मैंने, माशाल्लाह जबरदस्त। नहीं इंसान देखें, हम किसके लिए करते हैं, हम और आप जो हैं, आप भी माशाल्लाह लिखारी हैं, तहरीर करती हैं, राइटिंग। आप इंडस के दौर की हैं, आप बताएं जरा, बताओ इंडस, ये हमारी जो नबीला बहन है ये इंडस के दौर की हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिया चीज़ें लिखती हैं। मैं प्राउडली मतलब बताती हूँ कि गजनफर अली साहब का नाम कौन नहीं जानता। ये फख्र की बात है जब मैं किसी को बताती हूँ, चाहे वो आटे में नमक के बराबर आप कहें ना कि काम है, तो मैं कहती हूँ वो पूरी मेरी जिंदगी, मेरा कैरियर में मैं प्राउडली कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है आबिद साहब, माशाल्लाह मुख्तलिफ चीज़ों में आप मशरूफ रहते हैं, किस तरह वक्त निकालते हैं? बस ये है कि सबसे पहले अल्लाह पाक का करम है कि इंसान के अपने हाथ में होता है, उससे दुआ मांगे पहले सेहत और जिंदगी की, सेहत के साथ जिंदगी हो। बहुत प्यारी बात। बाकी रह गई बात काम की, तो ये आप अपना मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से काम करना है, किस तरह करना है, जिसमें गवर्नमेंट नौकरी भी होती है या प्राइवेट नौकरी भी होती है, साथ में टीवी चैनल भी अपना शौक पूरा करने के लिए होता है, चाहे वो होस्टिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो गुलकारी हो, चाहे वो मिमिक्री हो, ये सब सिलसिला चलता रहता है। साथ में कमाना भी है, और पार्ट टाइम भी करके, अगर तनख्वाह में पूरा नहीं होता दूसरा टाइम भी काम करके लेके आना है, जरूरी है। तो लेकिन इसमें जो अपनी बेगम होती है ना, वो पहिया, दोनों पहिए बराबर हो तो तब लाइफ की गाड़ी चलती है। क्या बात। और जहाँ तक औरत की बात है, औरत 4 लफ्जों से बना है, एन वाव रे टे। क्या बात। एन से अक्लमंद है, वाव से वफादार है, रे से रहबर और रहनुमा अपने बच्चों की, और ताबेदार है अपने शौहर की। क्या बात है, क्या बात है, जी ग्रेट, क्या बात है। तब ये सिलसिले चलते हैं, लाइफ सिलसिले चलते हैं। सबा साहिबा आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी, ठीक है? थैंक यू। माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी होस्टिंग है, मुझे पता चला, इन्होंने काफ़ी तारीफ की आपकी। और तारीफ बस खुदा की और किसी की नहीं है। आप माशाल्लाह डिज़ाइनर की हैसियत रखती हैं, डिज़ाइनर भी हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं, कैसे संभाल लेती हैं चीज़ों को? फिर घर भी है, घर भी है, बच्चे भी हैं। जी जी, बच्चे भी हैं, लेकिन बस वो बात है जब आप किसी काम को अपना शौक बना लेते हैं ना, तो फिर आप उसको एंटरटेन करते हैं। तो अब जब एंटरटेन करते हैं तो फिर आपको और एनर्जी आती है, आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। और अगर आप घर में बैठे रहेंगे और वही आप सोचे आती रहेंगी तो आप आई थिंक डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। और मैं समझती हूँ जो कॉन्फिडेंस यहाँ आके बिल्डअप होता है वो हम घर बैठ के नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह काफ़ी जी जी, तो अल्लाह का शुक्र है साथ। अच्छा जी, बेगम की अलमारी है भारी, ये क्या है यार, ये क्या हो रहा है? ये मैं स्टार लेवल के ऐसे करूंगी, वो कहते हैं ना, आपने सुना ही होगा कि वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े दरूं। तो मैं तो ये कहूँगी कि ये कुछ ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से कुछ तोहफा कहते हैं ना, कि उनको जीने के लिए इतनी खुशियाँ, इतनी वैरायटी, इतने ऑप्शंस के हर तरह की चीज़ वो चाहें तो एंजॉय करें लाइफ को और लें। तो ये एक रंग है ज़िंदगी का खूबसूरत। तो अगर इसको अगर मुनासिब और डिसेंट तरीके से लिया जाए, करा जाए तो बड़ा अच्छा है। तो मैं ये जो टॉपिक है आपका, इसको बड़ा ही मुझे दिलचस्प लगा है। तो असल में दिलचस्प आप काम करती हैं ना, लिखती है आप, दिलचस्प है, एक्टिंग इनकी दिलचस्प है, तो इसीलिए हमने सोचा थोड़ा मतलब ये है, ये बिल्कुल मैं इससे डिनाई नहीं करूँगी, सही है, ये बिल्कुल एग्री करूँगी। हाँ, ये मैं एग्री नहीं करूँगी कि सब मर्द ऐसे होते हैं कि भाई उनके कपड़े और वार्डरोब ऐसी होती है कि खाली है और औरतों की ज़्यादा है। क्योंकि मेरे घर में एक मिसाल ऐसी है कि मैं उस पर खुद भी हैरान थी। मेरे मियाँ को बिल्कुल
कोई शौक नहीं कि उनके कपड़े नए आए या कुछ, जो उनके उसमें लटके हैं। शादी से पहले मियाँ ऐसे थे या बाद में ऐसे हुए? तो बल्कि शादी के बाद तो क्योंकि उनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता कि वो इतने तरीके से चलते थे, वो कहते थे घर की चीजें पूरी कर लें, सही बात, कोई ऐसी बात नहीं, ना खर्चा करें, मेरे लिए ना करते, हमें करने मना नहीं करते थे, अपने लिए वो मना करते थे। अच्छा, तो मैं कहती थी मैं आपके लिए शॉपिंग करके ईद का जुड़ा हूँ कुछ, नहीं नहीं नहीं, तो ये उनकी मैं आज अगर इज्जत करती हूँ ना और मोहब्बत, तो मैं अपने मियाँ की इसी वजह से करती हूँ कि उन्होंने अपने ऊपर कभी 10 रुपए खर्च करने का सोचा। आप जरा इमेजिन करें ये बात, मैं प्राउडली आज ये बात कह रही हूँ। तो मगर मैंने अपने घर में एक और फर्क देखा, मेरा जो बेटा है माशाल्लाह, मतलब मैं यही कहूंगी कि जैसे मेरे कपड़े अलमारी में भरे होते हैं, उसका इतना माशाल्लाह शौक कि जब मैं उसके कपड़े धो रही हूँ या सेट कर रही हूँ, हमें उसके वार्डरोब सेट करने की जरूरत नहीं थी। एक अलमारी हुई माशाल्लाह, दूसरी हुई, फिर तीसरी, और सब वो जब फ्री होता था उसको सेट करके साफ सुथरा। अच्छा, वो भी मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ, मैंने हैरान कुन चीज देखी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात पे हुई कि, और मैंने अपने जाते मियाँ से कहा, मेरे मियाँ कहने ले ये क्या हर वक्त खर्चे करते रहते। अच्छा, फिर ऑनलाइन आपको पता है ऑनलाइन शॉपिंग, तो मेरे बच्चे के भी इतना शौक, नई नई चीजें, ट्राउजर्स और शर्टें, और तो मुझे अच्छा लगा। मैंने अपने मियाँ से कहा मुझे ये बात पसंद है कि एक बच्चे में एक लाइवली जिंदगी जीने का एक शौक है, उमंग है, और होनी चाहिए, इसे नहीं टोकना है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उसका वो शौक जारी है और मजीद बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं इससे ये नहीं कह सकती कि भाई हर आदमी, हाँ मेजोरिटी 75% मर्द जो हैं उनका वार्डरोब और अलमारियां सब हल्की होती हैं, हल्की होती हैं, खाली होते हैं, खाली बेचारे होते हैं। हाँ, चाहे बीवियां कितना भी कर ले तब भी कमी होते हैं, तब भी कम होते हैं जनाब। थोड़ा सा वफ़ा लेते हैं, वफ़ा अचानक से आके उसके बाद फिर मजीद बातों को आगे बढ़ाते हैं। छोटा सा ब्रेक और छोटी सी ब्रेक के बाद मैं वापस आ गया हूँ। आप सोचोगे मैं लंबा चलेंगे तो ऐसा कोई चक्कर नहीं, जनाब। वेलकम बैक वंस अगेन और सिटी एट 10 आपका मेज़बान नजर अली बेगम अपनी खिदमत में हाजिर है और बात कर रहे हैं बेगम की अलमारी सबसे भारी। आप इस सब दी ग्रेट, क्या कहेंगे इस बारे में? आप वाकई भारी, आपकी बेगम की अलमारी भारी है, हल्की है? नहीं, सबकी बेगम की अलमारी भारी है और खुद भी भारी होना चाहिए उनको घर पे। अच्छा, इसलिए मियाँ पे भारी? हाँ जी, मियाँ पे, बच्चों पे, हर एक पैसे की तरबियत उनकी, अच्छा, उनकी पॉजिटिव खाना पीना, हर चीज जो है उनके घर भी उन्हीं से है। सही बात। अगर माँ या बीवी को प्रॉब्लम हो जाए तो एक मर्द बच्चों को नहीं संभाल सकता, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सही। बाकी रहेगी अलमारी भारी, तो वो तो लेडीज का शौक होता है कपड़े लेने का और कपड़े पहनने का, तो अलमारी में तो ज्यादा। लेकिन सर कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो कि जिनकी बेगमात नहीं होती किसी वजूहत की बिना पर, जी। वो भी संभालते ही हैं, संभालते हैं, लेकिन वो बेचारे ये करते होंगे घर छोटा है तो अलमारी रखने की जगह नहीं है, तो अमूमन कपड़े बांध लेते हैं गठरियों में। अच्छा, गठरियां डाल देते हैं पलंग के नीचे। वाह वाह वाह। और निकाला, उसको पानी लगाया, इस्त्री की और पहन लिया। क्योंकि अभी भी ऐसे घर होंगे जिनमें अमूमन छोटे घर हैं जो पुराने बिल्डिंगों में हैं, तो अलमारी रखने की जगह नहीं होती, तो मजबूरन फिर वो अपने सोने की जगह बनाने के लिए गठरी बनाते हैं कपड़ों को अलग अलग। कपड़े पहले भी धोबी भी आते थे, लिख के ले जाते थे, गठरी बांध के ले जाते थे, ये चीजें हमने बचपन में देखी थी। तो वही चीजें, वो अलमारी हैं, लेकिन बेगमात के कपड़े बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए कि उन्होंने पहनना होता है, उनके मसले मसाइल होते हैं, शादी में जाना है, मेहंदी पे जाना है, हर चीज। अच्छा, ये खवातीन जो है ये सबसे ज्यादा, जैसे आपकी हमारी भाभी, आपकी वाइफ जो है वो कहीं जाना है, नया सूट चाहिए उनको? नहीं, उनको नहीं चाहिए। अच्छा, मेरी बेटी को चाहिए। आपकी बेटी को? मेरी बेटी एक मरतबा सूट पहनेगी, दूसरी मरतबा नहीं पहनेगी। नहीं करें यार जी, ये कैसे मेंटेन हो जाता है, बैलेंस हो जाता है सारा बजट आपका सारा? बिल्कुल, उसने अपना अलग अलमारी रखी हुई, अपनी अलग चीजें रखी हुई है। बेटा जो है वो ऑनलाइन, दोनों ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जबकि हमारे दौर में ये ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थी। मैं इसे चिढ़ता हूँ, मैं क्या भाई ढूंढ के लो, यूनिक लो, दूसरे ने ना पहना हो, चाहे वो लंडे से लेना पड़े आपको। नहीं, ये क्या बात है? सबा साहब मुझे बताएं, खुशी हो गम हो, लेकिन मर्द बेचारा वो एक ही सूट पहन के चला जाता है। खातून यदि नहीं सुने, वहाँ 10 लोग आए होंगे, बुरा लगेगा आपको जरा अच्छे से। जी, बल्कि खातून ने तो अल्लाह रहम करे ऐसे सूट्स भी बनाए हुए होते हैं जो मैयत में अलग पहनने हैं। जी, ये है हमारे यहाँ ट्रेंड। जी, वाइट ड्रेस। ये ट्रेंड किस सन में पैदा हुआ? ये हमारा बनाया हुआ है, किसी का वो है नहीं, ये हमारा अपना ही है। इसका फायदा तो डिजाइनर को ही है, फिर तो फायदा डिजाइनर को है बिल्कुल। और वो जो आपने कहा ना भारी, वो मर्द की जेब पे भारी है, और अलमारी भारी, वो मर्द की जेब पे भारी है जो अफोर्ड कर सकता है। वो बेचारा कैसे कमा रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन कर रहा है वो अपने 4 सूट में खुश है ना। और औरत जो है वो, उसको ये होता है मैंने यहाँ पहना, उसने मुझे देख लिया, ये सूट तो मैं वहाँ नहीं पहनूंगी, वहाँ उसने देखा था। तो ये जो कॉन्शियस होते हैं ये बहुत
मेरे ख्याल से गलत है। क्योंकि अगर आप अपने हस्बैंड को देखते हुए चले ना तो उसका क्या है क्या नहीं है उस हिसाब से अगर आप करें तो बहुत अच्छी बात है। और ये भी नहीं कि वो बेचारा पुराने पहन रहे हैं और आप नए पहन रहे हैं तो आप दोनों की पर्सनालिटी मैच नहीं है। तो अगर आप, मैं समझती हूँ अगर आप खुद अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप वेल ड्रेस हैं, आप ड्रेसिंग सेंस रखते हैं तो अपने हस्बैंड को भी आई थिंक आप वॉक करें। तो ये आजकल इतनी अवेयरनेस नहीं है। बस आजकल मैं समझती हूँ कुछ हमारा ऐसा तबका है जो कहती है नहीं ये हमारी ड्रेसिंग हो, हम बस फिट रहे, हम हमारा अच्छा हो, नहीं, क्योंकि आपके साथ आपका हस्बैंड भी है। सही बात, तो आप उसको भी लेकर चले ना, आप अपने बच्चों को भी लेकर चले तो आप एक कंप्लीट उसके हकदार हैं कि जी हाँ आपको ड्रेसिंग सेंस है। अगर आप अपने पे करते हैं तो फिर आई थिंक इसको खुद गर्जी कह लें, क्योंकि मर्द तो बेचारा 4 कपड़ों में भी खुश होता है। 2 पैंट शर्ट, 2 कुर्ता शलवार इनफ। फ्राइडे को उसने कुर्ता शलवार पहन लिया, बहुत ज्यादा शौक हुआ तो एक ब्लैक कुर्ता शलवार ले लिया इनफ, क्योंकि उसने सबके खर्चे पूरे। आप डिजाइनर हैं, किसी का बजट नहीं है, शादी में भी जाना है, तकरीबात भी बहुत सारी उसके पास आती हैं, कौन से ऐसे 2 कलर का चुनाव करे कि उसके लिए मुश्किल ना हो? उसके लिए मुश्किल ना हो, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए एक तो हमारे यहाँ होता है ना कि ब्लैक एंड वाइट न्यूट्रल कलर है, आपने वे कर लिया। अच्छा कोई हेल्दी है वुमेन्स जैसे होता है चबी है तो आई थिंक फिर मैं ये उन्हें सजेस्ट करती हूँ कि आप डार्क कलर्स पर जाएं, आप ब्लैक पहने ताकि आपका वो। और जहाँ रहा मसला इसका तो वो आप फिर कुछ इस टाइप के कपड़े पहने लाइक शिफॉन जो आप घर में भी वॉश कर सकें। आपको ड्राई क्लीन का भी खर्चा आजकल आसान नहीं है, वो भी आप आई थिंक कराएं तो कम से कम आपके 500-1000 निकल जाते हैं। तो अब आप उसको इस तरह का ड्रेसिंग करें, या तो आप प्लेन सूट लें उस पर लेसेस लगा लें, ठीक है, अफोर्डेबल बन जाएगा। सम टाइम किसी भारी दुपट्टे के साथ उसको वेयर कर लें, ठीक है, कभी उसको लाइट के साथ कर लें तो वो आपका मतलब हर फंक्शन जैसे फॉर्मल कैजुअल मतलब आप अटेंड कर सकते हैं। अब ये सेंस होनी चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि इतने अवेयरनेस आ चुकी है तो हम लोग मीडिया पे और डिज़ाइनर पे हमारे हाथ में है अब ये चीज़ें, तो हम देख रहे हैं, अब हम वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात आजकल आप मॉल्स में जाएं, आप विंडो शॉपिंग करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप जाके वहाँ के 10-10 हज़ार के सूट वेयर करें, आप उसको देखें, आप थोड़ा सा अपना माइंड वो करें और आप उसे कम बजट में भी ले सकते हैं। नबीला साहब मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ जैसे बहन ने कहा, सबा बहन ने, कि हमारे यहाँ अब तो मॉल्स का दौर आ गया ना, ब्रांड्स का आ गया है, आप जाते हैं फिर कॉन्शियस ब्रांड कॉन्शियस वाला मामला भी आता है, टैग है कि नहीं है, लाइक एक वो हमारे यहाँ है, एक वो होते हैं नहीं यार ठीक है यार मेरा ये बजट है, इस बजट में रहकर मैं इतना ले लूँ ताकि हस्बैंड का भी आ जाए मेरा भी आ जाए, ना कि मेरी अलमारी भारी कल को मामला तो जिंदगी बच्चों को भी देखना है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? हमारे यहाँ मॉल्स खुल गए। मैं आपको बताऊं, ये मैं अपनी मिसाल साफ आपको बताऊंगी। ठीक है। मेरा कभी जिंदगी में ये असूल नहीं रहा। मैं अभी भी आपके सामने बैठी हूँ और ये मेरी अपनी डिजाइनिंग है, सिंपल प्लेन जोड़ा, वो भी मैंने सेल से उठाया है। बताया जरा, और कितना लाजवाब। और इसके अलावा तो मेरा मियाँ शो देखेगा तो मेरे मियाँ एग्री कर लेंगे कि मैंने कहा नहीं, मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई इवेंट था, मुझे उस थीम पे कलर चाहिए था, मैंने कहा नहीं वो पीस लूंगी कि मुझे एक दिन में सिलवाना है। तो सबसे एक नहीं तो एक सेल में पीस मिल रहा था, मैंने वो लिया और जब मैं दर्जी के पास गई वो देख के हंस रहा था कपड़े की हालत, नहीं इसे बनाओ और ऐसे बनाओ इस तरह। और मैंने जैसे उन्होंने कहा, सबा मैंने कहा कि दिमाग को अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी चीज को भी ब्रांड बना सकते हैं, क्योंकि ब्रांड जब अभी तो आए हैं सारे कई सालों पहले, मतलब कोई हम बचपन से तो देखते आ नहीं रहे। नहीं अगर इस बात को तारी नहीं करना चाहिए, जो हमारे सही कह रहे हैं आप कि शादी बेगम पे ईदी जाती है, ये ब्रांड से कम नहीं होना चाहिए ताकि बड़ी इज्जत होती है, ऐसा नहीं है। अगर आप एक डिजाइनिंग करके कम बजट में करो, मैंने आपको यकीन कीजिए अपने बच्चों को अब तो मैं जाहिर अपने काम में आपको लगता है कि इसमें औरतें ज्यादा कॉन्शियस होती हैं ब्रांड के लिए, मर्द नहीं? मर्द बेचारे तो ये बात सच है ना, जैसे कह रहे हैं कि कपड़ों के हाँ कपड़ों में है ना, मैं क्यों गलत क्यों करूँ, मैं तो मियाँ को देख रही हूँ, तो ये बात सच है कि मर्द इतना कॉन्शियस नहीं होते, नहीं कहते, बीवियां कहती ना फला सेल मिल रहा है। हाँ ये जरूर है कि हम खवातीन भी, कोई एग्री करे ना करे, हम खवातीन भी सेल देखते हैं, मुनासिब बजट देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहें ये इतना महंगा ले लो, ये कोई फखर की बात नहीं है। हाँ ये जरूर है कि आपका कोई बड़ा इवेंट है, आपके क्लोज फैमिली में कोई शादी है तो आप अच्छी चीज मिल रही है अवेल कर लो, और या फिर डिस्काउंट पे कहते हैं ना कि भाई 2 लिए हैं तो तीसरी मिल जाएगी, 1 लिए 2। कुछ खवातीन तो देखती ही नहीं है अभी साहब, कुछ खवातीन तो सेल देखती नहीं, कहते नहीं ये पसंद आ गया ये लूंगी, महंगे समय में लेंगी। अब ज़ाहिर है पहले शादियों के जोड़े जो आते थे 30-40 हज़ार रुपए में, जी अब इस तरह पे 8-10 लाख रुपए के, अब गरीब आदमी इतने कमाने वाला कहाँ से अपनी बेटी के लिए या बहन के लिए उस बाप से पूछे जो अपनी बेटी को परवान चढ़ाता है, बड़ा करता है, उस काबिल बना के रुखसत करता है, उस पर कितनी जिम्मेदारी होती है, फिर आपको आके कह देते हैं खाना अच्छा नहीं था, वो कहीं ना कहीं कीड़े निकाल रहे हैं, तकलीफ वो ये तो है। बोटी नहीं मिलेगी तब फड्डा, हाँ, और ये कौरमे में टेस्ट नहीं है तब नाराजगी। मतलब एक आध ऐसे होते हैं खानदान में कि
उन्होंने कीड़े निकालने फटा करना ही करना है, कपड़ों में निकालें चाहे खाने में निकालें, ये प्रॉब्लम है। अब ये नहीं पता बेचारे ने या बेचारी ने, कहीं आजकल तो जो बेगमात है वो भी साथ दे रही है अपने हस्बैंड का, जॉब करके या घर में ऑनलाइन काम करके। पहले एक कमाता था, सब खाते थे। हाँ जी, अब तो घर सभी ऐसी है, 10 हैं तो 10 में से 9 कमाएं, एक को खिलाएं। पहले एक कमाता था 10 को खिलाते थे, है ना। तो आपको लगता है कि 2 कमा रहे हैं तो उसमें मामला सही रह रहा है? नहीं, उसमें भी प्रॉब्लम रहती है महंगाई की वजह से, है ना। हाँ, क्योंकि बिजली के बिल जैसे बिल इतने हो जाते हैं। जो शादियां हो रही हैं हमारे अपने घर में, खानदान में, सब में शादी लड़का लड़की दोनों कमा रहे हैं, और कोई किसी को जिनको बुरा लगता था ना, या ये मर्द की शख्सियत है, वो बड़ा इज्जत करता है कि मेरी बीवी के ऊपर ना हो जिम्मेदारी, मगर अब वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये जरूरी है। एक और मर्द पे जुल्म है अगर औरतों की ख्वाहिशात पूरी करे और घर को भी सजाना है, मेहमान, कपड़े, बच्चे, और फिर एंड में आप ये कह दें कि यार तुमने क्या किया। बिल्कुल, वक्त की बड़ी कमी है, और फिर रिलेटिव्स भी आपको पता है उनको भी निभाना है, उनको निभाना भी है, हाँ। तो आप उसमें रह के आप जो है अपने आप पे फख्र कीजिए, कंपटीशन में खास नहीं रहिए। वक्त की कमी बहुत ज्यादा है और आप लोगों का मैं अब शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए, और थैंक यू वेरी मच। मैं भी अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू। और असल एक बात कह दूं कि आपका टॉपिक बड़ा मजे का था, तो अलमारी वाली बात पे तो इस पे ये कहना कोई हर्जी मजा की बात है कि कहते हैं कि एक आदमी या मर्द जिसको दूसरी शादी का है कि मैं करूंगा, उसमें शादी की उतनी ख्वाहिश वो होती है जितनी एक औरत की अलमारी में कपड़ों की गुंजाइश होती रहती है। अल्लाह हो थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह आबिद साहब आपका, सबा साहिबा, नबीला साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। कम वक्त में अच्छी अच्छी बातें थोड़ी सी कर लें, थोड़ी सी हंसी मजाक भी हो जाता है। ये जानिए जनाब, एक बाप जो है कितनी मेहनत करता है और एक बेटी को परवान, अपने बेटे को परवान चढ़ाता है, उसकी जमा पूंजी सब कुछ लग जाती है, और उसके बाद वो माँ या वो बीवी या वो बहन उस घर को सजावट में, उसको संभालने में ज़िंदगी गुजार देते हैं, और फिर एक बंदा आके कह देता है यार ये ऐसा क्यों था। नहीं, सोचिए वो वक्त आप पे भी आ सकता है। ज़िंदगी बहुत प्यारी है, इसको खूबसूरत बना के रखिए, हुकूकुल इबाद, हुकूक अल्लाह को निभाते रहिए, तो ज़िंदगी बहुत प्यारी है। औरों की खिदमत कीजिए, अगर आप नहीं कर सकते किसी के लिए अच्छा सोच लीजिए, उसके लिए दिल में दुआ कर लीजिए, तो आपके लिए भी इंशाअल्लाह ताला आगे भी बहुत ज़िंदगी बहुत प्यारी हो सकती है। अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल, वक्त की बहुत कमी में नहीं, बहुत सारी बातें। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।